एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का एक चैप्टर जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। जी हाँ, और इस चैप्टर का आज हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस चैप्टर में आपको सारी बातें बताई जाएंगी कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक उद्योगों का विकास कैसे कैसे हुआ, क्या था उद्योगों का इतिहास, सारी बातें जानेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पहले पढ़ा दिया है, इसके सारे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ करा दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है औद्योगिकीकरण का युग, जिसका आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, उसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय के बारे में। परिचय के द्वारा हमें उन सारी चीजों की जानकारी हो जाती है, वो सारे टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हमें जानने को मिलने वाली हैं। तो देखें भाई परिचय की, यानी कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो देखें भैया, सबसे पहले बात आती है औद्योगिक क्रांति से पूर्व की बात। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जब औद्योगिक क्रांति शुरू नहीं हुई थी उसके पूर्व का समय कैसा था, उस दौरान किस तरीके से हाथों से कपड़े बनाए जाते थे, हस्तशिल्प का प्रयोग किया जाता था, बिना उद्योगों के कैसे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता था। उसके बाद हम जानेंगे विश्व व्यापार के विस्तार के बारे में। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति से पूर्व भी जब उद्योग नहीं थे तब भी उस दौर में भी विश्व व्यापार का विस्तार कैसे दिखाई देता है, एक देश से दूसरे देश की तरफ और दूसरे देश से एक देश की तरफ किस तरीके से आयात निर्यात की हमें प्रक्रिया दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें अपन इसमें तो देखें व्यावसायिक विनिमय की प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकीकरण। आदि औद्योगिकीकरण का मतलब क्या होता है, औद्योगिकीकरण से पूर्व की बातें हम इसमें जानने वाले हैं। उसके बाद देखें हम कारखानों का उदय होता है, फैक्ट्रीज लगती हैं, कारखानों का उदय होता है, कौन लगाता है, कैसे लगाता है, उन कारखानों को लगाने के लिए पूंजी कहां से प्राप्त होती है, यानी कि कैपिटल कहां से मिलती है। उसके बाद कारखानों में जो प्रोडक्ट बनना है उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, किस तरीके से ये कारखाने किसके द्वारा और कहां कहां लगाए गए, उन सारी बातों के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखें औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कितनी तेजी से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, उसको देखेंगे। फिर देखें भैया, नई चीज जानने को मिलने वाली है, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। जी हाँ, हस्तशिल्प के बारे में जानेंगे और वाष्प शक्ति यानी कि भाप के इंजन का आविष्कार उस दौर में होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखें भैया, हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता। जी हाँ, उस दौरान जो है हाथ से जो उत्पाद बनाए जाते थे, हाथों से जो कलाकारी करी जाती थी, जैसे हाथ से कपड़ा बनाया जाता था। अब आप सोचेंगे हाथ से कपड़ा कैसे बन सकता है, तो भैया कपास की खेती होती है, भैया कपड़ा कैसे बनता है, कपास से ही बनता है। तो कपास को लाए भैया, कपास को जो है धागों में काटना शुरू किया, उसकी कताई शुरू करी, ठीक है, उसको काट काट के उसका धागा बनाया। ये काटना नहीं है, ये काटना होता है, ठीक है। कपास की कताई करके उसका धागा बनाया, फिर धागे को मर्ज करके जो है कपड़ा बनाया, कपड़ा तैयार हुआ, फिर उसकी रंगाई होती थी। जो कपड़े आप अलग अलग रंगों के पहनते हो तो भैया अलग अलग रंग का कपास नहीं होता है, ठीक है। सफेद रंग का कपास अपन सभी ने देखा है, तो भाई उसकी जब कपड़ा बन जाता था धागे को बुनकर जो कपड़ा बनाया जाता था उस कपड़े को फिर रंगा जाता था। इस तरीके से आपके पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, वो भी हाथों से किया जाता था। और हाथों से जो वस्त्र बनाए जाते थे, जितनी बारीकी से उसमें कारीगरी की जाती थी वैसा काम मशीनें नहीं कर पाती थी, इसलिए हाथ से बने वस्त्रों की डिमांड ज्यादा रहती थी। हाथ से बने वस्त्रों के अलावा जो अन्य वस्तुएं हाथ से बनाई जाती थी उनकी डिमांड ज्यादा रहती थी। तो हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता दी
जाती थी, प्रायोरिटी दी जाती थी। उसके बाद मजदूरों की जिंदगी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, उस समय के जो मजदूर हुआ करते थे, जो श्रमिक हुआ करते थे, जो लेबर हुआ करते थे, उनकी किस तरीके की स्थिति हमें दिखाई देती है, उस बारे में अपन जानने वाले हैं। आगे देखें, अब उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण की बात करें। उपनिवेश अब आप सोचेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। ऑलराइट, उपनिवेश भैया, उपनिवेश वो जगह होती हैं जब जब कोई धनी देश, जब कोई संपन्न देश, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर, अपने से निर्बल देश पर अपना शासन स्थापित करने की चेष्टा करता है और अपना शासन स्थापित भी करता है, दूसरे देश पर अपना अधिकार करता है, वहां के संसाधनों का प्रयोग करता है, तो उसे कहा जाता है औपनिवेशिक शासन। तो उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण का दौर हमें किस तरीके से दिखाई देता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें भारतीय कपड़े का युग। जी हाँ, पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है भारतीय कपड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता था, खासतौर से यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था और भारत का कपड़ा यूरोप में पहना जाता था। अब भाई निर्यात हो रहा है तो पहनने के लिए ही होगा। बाद में क्या होता है भैया, बाद में अंग्रेजों ने खेली चाल और यहां से मंगाया क्या, कच्चा माल, कपड़ा बनाने का कच्चा माल या रॉ मटेरियल क्या होता है भैया, कपास होता है। तो सस्ते दाम पर यहां से कपास खरीदा, ब्रिटेन लेके गए और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण तेजी से हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हुआ था, कपड़े बनाने की मशीनें हुआ करती थी, तो मशीनों से कपड़ा बनाया और मशीनों से कम समय में ज्यादा कपड़ा बन जाता है, यानी कि वो कपड़ा सस्ता पड़ता था। सस्ते में कपास खरीदा, सस्ते में कपड़ा बनाया और भारतीय बाजारों में और दूसरे देशों के बाजारों में अच्छी कीमत पर उसको बेचा और लाभ कमाया। तो भारतीय कपड़े का युग हमें किस तरीके से दिखता है उसको जानेंगे। बुनकरों की स्थिति, जो उस समय के बुनकर हुआ करते थे, कपड़े बनाने वाले लोग हुआ करते थे, उनकी किस तरीके की स्थिति हुआ करती थी उस बारे में जानेंगे। गुमास्ता, गुमास्ता ब्रिटेन सरकार द्वारा नियुक्त एक पोस्ट थी, एक पदवी थी, एक पद था, तो उस व्यक्ति को गुमास्ता कहा जाता था जो सारे कामों पर निगरानी रखता था। कि जैसे मान लो कपड़े का निर्माण होना है तो कपड़े के लिए कपास कहां से आ रहा है, कितनी मात्रा में आ रहा है, किस क्वालिटी का कपड़ा बन रहा है, कितना कपड़ा बिक रहा है, इन सब पर निगरानी रखने का काम किसका होता था, गुमास्ता का। यानी कि इसको एक तरीके से अपन पर्यवेक्षक या निरीक्षक या इंस्पेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखें, भारत में मैनचेस्टर के आगमन के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे भारतीय बुनकरों के समक्ष मैनचेस्टर के आने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उस बारे में जानेंगे। फिर देखें भैया फैक्ट्रियों का आना, भारत में फैक्ट्रियों का आगमन किस तरीके से होता है, भारत में नए नए कारखाने किस तरीके से खुलते हैं उस बारे में जानेंगे। और उसमें सबसे पहले जानेंगे प्रारंभिक उद्यमियों के बारे में। जो फैक्ट्रियां खोली गई थी भारत में, तो वो सबसे पहले वो फैक्ट्रियां किन के द्वारा खोली गई थी, प्रारंभिक व्यवसायी, प्रारंभिक उद्यमी कौन हुआ करते थे जिनके द्वारा फैक्ट्रीज का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखें अगले पॉइंट पे जाएं तो भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं। जी हाँ, जो भारतीय व्यापारी हुआ करते थे उन पर कुछ कॉलोनियल लिमिट्स लगाई गई थी, यानी कि औपनिवेशिक सीमाएं लगाई गई थी, उसके बारे में जानेंगे। और अगला पॉइंट देखें तो नौकरी की खोज में श्रमिकों का प्रवास। जी हाँ, भारी मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, रोजगार के अवसर कम होते जा रहे थे क्योंकि कमाई के साधन उतने ही थे, रोजगार के अवसर उतने ही थे, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अब जनसंख्या जो है वो कहाँ, दूसरी जगह प्रवास कर रही थी। प्रवास का मतलब होता है यात्रा, यानी कि किसी काम की खोज में या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो नौकरियों की खोज में श्रमिक जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, ये बात अपन जानेंगे। तो उस दौरान क्या स्थिति उत्पन्न होती है, इन सारी बातों के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। आगे देखें, अगला पॉइंट आता है अपना औद्योगिक विकास का अनूठापन। जी हाँ, उद्योगों का क्रमिक विकास भारत में धीरे धीरे हो रहा था। तो उसमें सबसे पहले हम देखें लघु स्तरीय उद्योगों का प्रबल होना, यानी कि फैक्ट्रीज जो खुल रही थी वो अलग बात थी, लेकिन छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो जिनमें घर में ही काम होता है, कई सारे व्यक्ति मिलकर अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको कहा जाता है लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग। तो उस दौर में लघु स्तरीय उद्योग जो हुआ करते थे वो बहुत प्रबल हुआ करते थे फैक्ट्रीज के कंपैरिजन में।
ठीक है। फिर जो वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो फैक्ट्री से बनी हो, चाहे वो कुटीर उद्योगों में हस्त निर्मित वस्तुएं हो, उनके लिए बाजार की उपलब्धता चाहिए। भाई वो वस्तुएं कहाँ बिकेंगी? जहां बाजार हो, ठीक है। तो बाजार, वस्तुओं के लिए बाजार कहाँ कहाँ उपलब्ध थे, कैसे उपलब्ध थे, कहाँ पर उन वस्तुओं को जो है निर्यात करके, एक्सपोर्ट करके किन बाजारों में बेचा जाता था, किस तरीके के बाजार में किस तरीके की डिमांड ज्यादा रहती थी, उसके बारे में जानेंगे। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी वस्तु आपको बेचनी हो, कोई भी वस्तु आपको बेचनी हो तो क्या करना पड़ेगा? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है, लोगों को उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? भाई विज्ञापन के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, कि मार्केट में ये चीज उपलब्ध है, इस काम के लिए उपलब्ध है, इसका ये उपयोग होता है, ठीक है, और कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, उपयोग के दौरान ही पता चलेगा। तो भाई वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता और भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरण किस तरीके से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और आखिरी में जानेंगे कि जो औद्योगिकीकरण का युग था, उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक उद्योगों की जो भूमिका रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एरा रहा है, उसका पूरा कंक्लूजन निकल के क्या सामने आता है। इस तरीके से इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। यानी कि इतने सारे टॉपिक्स जो हैं हमें औद्योगिकीकरण के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जानने हैं। तो भैया एक बार फिर से मैं कहती हूं कि अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर कर देना है। ये बात हुई भैया परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन की। अब देखें आगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात अपनी क्या हुई थी? इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात हुई थी औद्योगिक क्रांति के पूर्व की, कि औद्योगिक क्रांति के पहले किस तरीके का दौर हुआ करता था, क्या चीजें हुआ करती थी, किस प्रकार से हुआ करती थी, उस बारे में अपन को जानना है। तो देखें, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की बातें करते हैं। पहली बात हमें जानने को मिलती है कि औद्योगिकीकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से प्रारंभ होता है। उद्योग मतलब फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज मतलब कारखाने। तो औद्योगिकीकरण शुरू कहां से होगा? औद्योगिकीकरण का इतिहास कहां से शुरू होगा? प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से, कि कैसे, सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री कहां किस तरीके की लगाई गई, ठीक है। उसके बाद देखें, परंतु इस विचार में एक समस्या है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। इंग्लैंड और यूरोप की बात करें हम, ठीक है, यूरोपीय देशों की बात करें, तो जब फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, जब फैक्ट्रीज की स्थापना नहीं हुई थी, तब उससे पहले ही, फैक्ट्री की स्थापना से पहले ही यूरोप में जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई है। और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन जो है होने लगा था। उसके बाद देखें, यह उत्पादन फैक्ट्री में नहीं होता था, क्योंकि फैक्ट्री के पहले ही उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई है। ये उत्पादन, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा, कारखानों में नहीं हो रहा। अब देखें भैया, अनेक इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकीकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। औद्योगिकीकरण के पूर्व का युग, ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आदि औद्योगिकीकरण। आदि का मतलब होता है इसके पूर्व। तो इतिहासकारों ने इस दौर को क्या कहा है? जब फैक्ट्रीज की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर उद्योग जो है, औद्योगिकीकरण की लहर आ गई थी, ठीक है, मशीनें नहीं आई थी, ठीक है, फैक्ट्री नहीं लगी थी, लेकिन उत्पादन अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो रहा था। तो इस युग को, इस एरा को क्या कहा है? इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा है। आगे देखें, आगे की कहानी जानते हैं। तो देखें भाई, विश्व व्यापार के विस्तार की अब हम बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? विश्व व्यापार के विस्तार की। तो देखें, शहरों में शहरी दस्तकारी यानी कि अर्बन क्राफ्ट्स, ठीक है, दस्तकारी का मतलब होता है क्राफ्ट्स, जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं, कलात्मक रूप से बनाई जाती हैं। तो शहरों में शहरी दस्तकारी यानी कि अर्बन क्राफ्ट्स और व्यापारिक गिल्ड्स, व्यापारिक गिल्ड्स यानी कि ट्रेड गिल्ड्स अत्यंत शक्तिशाली थे।
शहरों में क्या चीज देखने को मिलती है, विश्व व्यापार का विस्तार कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं शहरों की तरफ। तो शहरों में शहरी दस्तकारी यानी कि अर्बन क्राफ्ट्स और व्यापारिक गिल्ड्स यानी कि ट्रेड गिल्ड्स अत्यंत शक्तिशाली थे। और ये गिल्ड्स जो है उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स को क्या कहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन करने वाले लोग थे उनका एक समूह हुआ करता था, एक संगठन हुआ करता था, उसको गिल्ड्स कहा गया है। ठीक है, तो ये गिल्ड्स क्या होते थे, उत्पादकों के एक संगठन होते थे, समूह होता था, एक तरीके से गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। ठीक है, तथा उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे। ये जो उत्पादकों के संगठन हुआ करते थे जिनको गिल्ड्स कहा गया है, वो क्या करते थे, उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखा करते थे और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे कि भाई इस जो व्यापार हम कर रहे हैं वो व्यापार कोई और नहीं करेगा। मान लो 5-6 उत्पादकों ने, ठीक है, 5-6 प्रोड्यूसर ने जो है अपना एक संगठन बना लिया कि कपड़ा व्यापारी का ये संगठन है, कपड़ा उत्पादक का ये संगठन है, मसाला उत्पादक का ये संगठन है, खेल के सामान बनाने वालों का ये संगठन है। तो ये संगठन जो थे अलग अलग व्यापार को लेकर, अलग अलग प्रोडक्शन को लेकर ये अपना एक समूह बनाकर चलते थे और दूसरे किसी व्यक्ति को उस फील्ड में घुसने नहीं दिया करते थे, यानी कि उत्पादन पर नए तरीके से कंट्रोल रखा करते थे। ठीक है, अब देखें भाई आगे क्या कहानी सुनने को मिलती है। परिणाम स्वरूप नए व्यापारी गांवों की ओर जाने लगे। अब भाई शहरों में तो इनको आने को पाबंदी लगा दी कि आप यहां पर ये व्यापार कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है, जो नए व्यापारी थे, नए रूप से व्यापार करना चाहते थे, वो नए व्यापारी गांवों की ओर जाने लगे और शासकों द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापार के अधिकार दिए गए थे। ये व्यापारी गांव की ओर जाने लगे, ठीक है, व्यापार करने के लिए और शासकों द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापार के अधिकार दिए गए थे। जैसा कि मैंने बताया व्यापारिक गिल्ड्स क्या हुआ करते थे, ठीक है, अलग अलग व्यापार के लिए व्यापारियों का समूह है ये। ठीक है, जिसे गिल्ड्स कहा है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। अब उन गिल्ड्स का निर्धारण कौन करता था, शासक करता था, तो जो वहां का राजा हुआ करता था। तो शासकों द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स निर्धारित करे गए थे। ठीक है, और उनको उत्पादन के और व्यापार के अधिकार जो है उन गिल्ड्स को दिए गए थे। अब देखें आगे की कहानी शुरू होती है। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। ये गिल्ड्स क्या करते थे, किसानों को पैसा देते थे, कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे क्या करते थे, उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए उत्पादन कराते थे। किसानों को पैसा दिया और कारीगरों को पैसा दिया। किसानों से भैया खेती करवाई, कच्चा माल प्राप्त हुआ, उस कच्चे माल से जो कारीगर थे, ठीक है, वो सामानों को बनाते थे और ये करवाता कौन था, ये गिल्ड्स करवाते थे। किसानों को और कारीगरों को पैसा दिया, प्रोडक्ट्स बनवाए, सामान बनवाया और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। फिर देखें कब की बात हो रही है भैया, औद्योगिकीकरण के पूर्व की। मशीनें नहीं आई हैं, फैक्ट्रीज नहीं आई हैं, उसके पूर्व की बात हो रही है। तो देखें विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में, ध्यान से सुनिएगा, विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी थी। अब विश्व व्यापार का विस्तार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भैया, क्या है, उपनिवेश की स्थापना दुनिया के विभिन्न भागों में हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच कैसे हो रही है। प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, हर जगह बन रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार तक, इंटरनेशनल मार्केट तक उन प्रोडक्ट्स की पहुंच कैसे है, उपनिवेशों की स्थापना के कारण। अब उपनिवेश क्या होते हैं, कई बार बताया, अब ये एक बार और सुन लो ताकि आप कनेक्ट कर पाए कि जब कोई धनी संपन्न देश, शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों पर अपना शासन स्थापित करने लगता है, वहां के संसाधनों का प्रयोग करने लगता है, वहां पर अपना अधिकार जमाने लगता है, तो उस शासन को औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। तो भैया जहां जहां यूरोप के लोगों ने अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करा था, जिन जिन देशों में,
विश्व के जिन जिन देशों में स्थापित किया था वहां वहां वो अपना सामान बेचने लगे, सामान का प्रचार होने लगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल गया। क्लियर हो गई बात। तो विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग जो है बढ़ने लगी थी। अब देखें भैया, आगे की कहानी सुने तो 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। अब तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार ने अत्यंत तीव्र गति से विस्तार किया भैया, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड जो है तेजी से बढ़ रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों और कारीगर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब किसानों कारीगर हुआ करते थे उनकी आय पर्याप्त नहीं थी, वो उतना नहीं कमा पाते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने व्यापारियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। कौन से व्यापारी है? जो गिल्ड्स हुआ करते थे। ठीक है, उनकी गांव में उतनी आय नहीं होती थी, उतनी इनकम नहीं होती थी, तो भाई जो इन्होंने गिल्ड्स ने इनको प्रस्ताव दिया कि भाई आप हमारे लिए सामान बनाओ, तो भाई इनको पैसा मिलता था, तो इनने वो जो है उनके प्रस्ताव को, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब देखें, व्यावसायिक विनिमय की प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकीकरण की बात करते हैं। अब देखें, व्यावसायिक विनिमय की प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकीकरण, व्यावसायिक विनिमय, व्यावसायिक लेन देन में आदि औद्योगिकीकरण में हमें क्या देखने को मिलता है उस बारे में जानते हैं। तो देखें, आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसाय का आदान प्रदान का हिस्सा थी। आदि औद्योगिक व्यवस्था जो हुआ करती थी, औद्योगिकीकरण के पूर्व की जो व्यवस्था हुआ करती थी, वो व्यवसाय का आदान प्रदान का हिस्सा थी, व्यावसायिक लेन देन का हिस्सा हुआ करती थी। और आदि औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त आय ने कृषि के कारण किसानों की कम होती आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो किसानों की, कारीगरों की आय कम थी, ठीक है, उस दौर में, तो इस आदि औद्योगिक उत्पादन से, यानी कि औद्योगिक युग के औद्योगिकीकरण से पहले जो उत्पादन हो रहा था, कैसे? गिल्ड्स के द्वारा। गिल्ड्स गांवों के किसानों से, कारीगरों से संपर्क स्थापित करते थे, उनको पैसे देते थे, सामान बनवाते थे। तो उससे किसको फायदा हो रहा है? किसानों की जो कम आय हो रही थी पहले, उनको फायदा हो रहा था, तो भाई गलत बात भी नहीं थी। अब देखें भैया, इंग्लैंड का व्यापारी पहले स्टेपलर से ऊन खरीदता था। जो ऊन बेचने वाले व्यक्ति होते थे उनको स्टेपलर कहा जाता था। ठीक है, तो इंग्लैंड का व्यापारी क्या करता था? पहले स्टेपलर से ऊन खरीदता था और बाद में उसकी सूत काटने वाले को आपूर्ति करता था। स्टेपलर से ऊन खरीदा, अब ऊन से भैया सूत काटना है धागे बनाने के लिए। ठीक है, तो धागा यानी कि सूत काटने वाले को क्या कहा जाता था? स्पिनर कहा जाता था। तो इंग्लैंड के व्यापारी ने स्टेपलर से ऊन खरीदा और स्पिनर को बेचा, आपूर्ति कराई, और सूत काटने पर जो धागा मिला, अब सूत कट गया है, ठीक है, ऊन को काट काट के धागा बन गया है। ठीक है, तो जो धागा मिलता था उसे बुनकरों को, यानी कि वेवर्स को भेजता था। तो बुनकर क्या करते थे? अब वो धागे से कपड़ा बुन के कपड़ा बना देंगे। ठीक है, और फुलर्स, एक व्यक्ति फुलर्स हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था? फुलर्स। वह व्यक्ति जो कपड़े को समेटता था, वो फुलर्स हुआ करता था। और रंग साजों यानी कि डायर्स, यानी कि जो फिर कपड़े को रंगते थे। तो कपड़े बनने की प्रोसेस समझ में आई भाई साहब? कपड़े बनने की प्रोसेस ये है कि इंग्लैंड का व्यापारी पहले स्टेपलर से ऊन खरीदता था, ऊन बेचने वाले को स्टेपलर कहा गया है, और फिर उसको स्पिनर यानी कि सूत काटने वाले को भेजता था। सूत काटने वाला धागा बनाया, धागा जो बना उसे बुनकरों को भेजा। अब बुनकर क्या करेंगे? धागा बुन के कपड़ा बना देंगे। ठीक है, और फुलर्स कौन होता था? फुलर्स वह व्यक्ति होता था जो कपड़े को समेटने का काम करता था और फिर रंग साजों तक यानी कि डायर्स तक पहुंचाया जाता था। तो जो कपड़ा बन गया उसको विभिन्न रंगों में रंग दिया, अलग अलग रंगों में रंग दिया। इस तरीके से ये काम जो है चलता था। फिर देखें, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने से पूर्व कपड़ों की फिनिशिंग लंदन में होती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में वो कपड़ा बिकना है, कपड़ा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन बिकने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने से पहले जो है उसकी फिनिशिंग कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। और जिसके परिणाम स्वरूप लंदन को क्या कहा जाता था? फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था।
कपड़े की फिनिशिंग कहाँ होती थी? लंदन में, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। फिर देखें, पूरी की पूरी आदि औद्योगिक व्यवस्था की ही बात हो रही है। फिर देखें तो आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसाय का आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। तो जो आदि औद्योगिक व्यवस्था थी वो किस चीज की व्यवस्था थी? व्यवसाय का आदान प्रदान के नेटवर्क की हिस्सा हुआ करती थी। अब व्यवसाय का आदान प्रदान देख रहे हो, इंग्लैंड के व्यापारी ने स्टेपलर से ऊन खरीदा, फिर उसको भेजा, किसको भेजा भाई? जो सूत काटता है, स्पिनर। तो धागा बना, धागा बन गया, उसको वेवर्स को भेजा यानी कि बुनकर को भेजा, उसने कपड़ा बनाया, ठीक है। फिर फुलर्स को भेजा तो उसने कपड़ा समेटा, फिर किसको भेजा? डायर्स को भेजा जो रंग करके कपड़े को देगा। फिर वो कपड़ा कहाँ गया? लंदन के फिनिशिंग सेंटर गया, तो वहां से फिनिशिंग हुई, फिर वो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने के लिए जाएगा। तो ये क्या है? व्यवसाय का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह चीजें जा रही हैं, ठीक है। तो आदि औद्योगिक व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय का आदान प्रदान के नेटवर्क का एक हिस्सा थी और उत्पादन के प्रत्येक चरण में सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। जो उत्पादन के जो प्रोडक्शन के अपन ने स्टेप्स देखे, स्टेपलर, फिर उसके बाद स्पिनर, फिर वेवर्स, फिर फुलर्स, फिर डायर्स, इस तरीके के जो अपन ने स्टेप्स देखे, वहां हर एक स्टेप में हर एक काम के लिए 20 से 25 मजदूर रखे जाते थे काम करने के लिए। कपड़ा किसके लिए बन रहा है? विश्व के लिए बन रहा है, तो ज्यादा लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही, ठीक है। फिर देखें, वस्तुओं का उत्पादन कारखानों के स्थान पर घरों में होता था। आदि औद्योगिकीकरण की बात हो रही है, आदि औद्योगिक युग की बात हो रही है, औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात हो रही है, यानी कि फैक्ट्रीज नहीं थी, कारखाने नहीं थे, मशीनें नहीं थी। तो भैया क्या आखिरी में बात निकल के आ रही है? वस्तुओं का उत्पादन कहाँ होता था? घरों में होता था ये सब काम, ठीक है। तो इस तरीके की थी औद्योगिक क्रांति से पूर्व की आदि औद्योगिक व्यवस्था। अब देखें, अब होता है कारखानों का उदय। अब कारखानों के उदय के बारे में अपन को जानने को मिलेगा। तो देखें, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, कब? इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। तो देखें, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में, कब? 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई और इस समय कपड़ा उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल सबसे प्रमुख उद्योग हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे प्रमुख उद्योग उस दौर का कौन सा हुआ करता था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग, ठीक है। अब देखें, 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए, आविष्कार यानी कि इनोवेशन, नई चीजों की खोज, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी, ठीक है। कई सारे ऐसे आविष्कार हुए, कई सारी ऐसी मशीनें हुई जिनसे अलग अलग तरीके से और अच्छे तरीके से एकदम फिनिशिंग से कपड़े बनाए जाते थे, जिसमें कार्डिंग, ट्विस्टिंग व कताई यानी कि स्पिनिंग और रोलिंग, ये सब चीजें जो है शामिल हुआ करती थी। तो हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाना लगाया गया और 18वीं शताब्दी के अंत तक कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिससे काम आसान हो गया था। तो ये सब बातें हमने इसमें जानी। अब देखते हैं आगे। तो देखें भाई, रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक व्यक्ति की एंट्री होती है। अब रिचर्ड आर्कराइट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इतिहास में स्टार लगा लो और रट लो, एकदम दिमाग में छाप लो अपने अपने। तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। तो भैया सबसे पहले सवाल ये उठता है, एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, खाली स्थान में, किसी में भी आ सकता है, तिलक उत्तरी में आ सकता है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी या किसने बनाई? तो व्यक्ति का नाम है रिचर्ड आर्कराइट। सूती कपड़ा यानी कि कॉटन का कपड़ा।
तो रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबके सामने रखी और कारखाने में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई। अब सूती कपड़ा मिल, मिल यानी कि कपड़ा बनाने का उद्योग, यानी मिल का मतलब होता है एक प्रकार का उद्योग। अब यहाँ पे सूती कपड़ा मिल की बात हो रही है, यानी कि उसमें सूती कपड़ा ही बनेगा। तो अब उद्योग खुल गया है कपड़ा बनाने का, तो सारा काम एक जगह होगा, एक ही उद्योग में होगा, ठीक है, एक छत के नीचे होगा। ऐसा नहीं कि स्पिनर से जो है कताई का काम अलग हो रहा हो, स्टेपलर से ऊन खरीदने के बाद जो है कपास खरीदने के बाद स्पिनिंग का काम यानी कि सूत काटने का काम अलग हो रहा हो, ठीक है, कपड़ा बनाने का काम, वेविंग का काम, बुनकर का काम अलग जगह हो रहा हो, ठीक है, फिर उसके बाद डायर्स का काम अलग हो रहा हो, फुलर्स का काम अलग हो रहा हो। ऐसा नहीं होता था। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की बात सबके सामने रखी और सूती कपड़ा मिल की स्थापना करी गई। इससे क्या होने लगा, एक कारखाना खुल गया, एक उद्योग खुल गया और उसके अंदर ही जितने भी काम है, चाहे स्पिनिंग के हों, वेविंग के हों, फुलर्स के हों, डायर्स के हों, सब काम एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर, एक ही कारखाने में होने लगे, ठीक है। फिर देखें 19वीं सदी के शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए, यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में अपन ने अपनी पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी के अंत तक कारखानों में तेजी से वृद्धि हो गई। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कारखाने जो है इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे, यानी कि इंग्लैंड में जगह जगह अब आपको विभिन्न चीजों के कारखाने लगे हुए दिखाई देंगे। ये बात हो गई। फिर देखें भाई औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के बारे में जानते हैं। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तरीके से हमें दिखाई देती है, तो देखें सूती उद्योग, कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे प्रगतिशील उद्योग बन गए थे। सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे प्रगतिशील उद्योग थे। इस उद्योग में तेजी से प्रगति हो रही थी, तेजी से प्रोग्रेस हो रही थी। तो तीव्र गति से बढ़ता हुआ कपड़ा उद्योग, तेजी से बढ़ता हुआ कपड़ा उद्योग, तेजी से बढ़ती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। कौन सा उद्योग? कपड़ा उद्योग। कब? 1840 के दशक तक, जब औद्योगिकीकरण का पहला चरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला एरा था उस समय। तो उस समय जो है सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग बन चुका था? कपड़ा उद्योग बन चुका था। आगे बात देखें तो इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल आए, यानी कि उस दौरान सबसे शक्तिशाली और तेजी से प्रोग्रेस करने वाली इंडस्ट्री कौन सी हुआ करती थी? कपड़ा उद्योग और लोहा और स्टील उद्योग हुआ करते थे। उसके भाई लोहा उद्योग क्यों भैया? सबसे बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बात है, लोहा उद्योग सभी उद्योगों की जननी है। जी हाँ, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उद्योगों में लगने वाली मशीनें किससे बनती हैं? कोई भी उद्योग हो दुनिया का, लोहे से बनती हैं। तो क्या बिना लोहे के मशीनें बनना संभव है और बिना मशीनों के कोई भी उद्योग संभव है? उद्योग का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब क्या है? बड़े बड़े उद्योगों का, कारखानों का मतलब क्या है? मशीनों का होना। मशीनों से काम होता है, ठीक है। तो लोहा उद्योग को सभी उद्योग का आधारभूत उद्योग कहा जाता है, सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसीलिए इस दौर में लोहा उद्योग भी अपने चरम पर हुआ करता था और अभी भी है। अब देखें भाई, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे। भले ही ये नए नए कारखाने, मशीनीकृत उद्योग खुलते जा रहे थे, लेकिन वो परंपरागत उद्योगों को पीछा नहीं कर पा रहे थे। कैसे? जो पुराने उद्योग थे जिनमें हाथ से काम होता था, ठीक है, दस्तकारी से काम होता था, हस्तशिल्प से काम होता था, हाथों की कला से काम होता था, ऐसे परंपरागत उद्योगों को नए उद्योग पीछे नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हस्त निर्मित वस्तुएं हुआ करती हैं, हाथों से जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उस तरीके की कलाकारी, उस तरीके की रंगसाजी, उस तरीके की बुनाई, कपड़ों की या किसी भी वस्तु की जो है हस्तशिल्प जो है, उस तरीके का मशीनों से नहीं किया जा सकता। और डिमांड किसकी थी? हस्तशिल्प की डिमांड बहुत ज्यादा थी, हाथों से निर्मित वस्तुओं की डिमांड ज्यादा थी।
ठीक है, तो नए उद्योग जो हैं परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे। और 19वीं सदी के अंत में, कब? 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकसित 19वीं सदी के अंत में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको। क्या कहा गया है? 19वीं सदी के अंत में भी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में उद्योग तेज रफ्तार पकड़ रहे हैं। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। अब बात आप पहुंची है 19वीं शताब्दी के अंत की, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकसित उद्योग, जो टेक्निकली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिसके पास मशीन है, तकनीक है, तो 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। यानी कि 80% व्यक्ति जो है परंपरागत उद्योगों में काम किया करता था, ठीक है। 80% मजदूर किसमें काम किया करता था? परंपरागत उद्योग में काम किया करता था। और मात्र 20% जो है आधुनिक उद्योगों में काम किया करता था। क्लियर हुई बात? अब देखें आगे। अब देखें तो कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, अपन सभी ने जाना उस दौर का जो है कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, अभी भी वर्तमान में भी गतिशील उद्योग ही है। लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं। यानी कि कपड़ा उद्योग विकसित उद्योग था, डेवलप्ड उद्योग था, तेजी से गति कर रहा था, गतिशील उद्योग था, प्रोग्रेसिव उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा जो है कारखानों में नहीं था। कारखानों में ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था, बल्कि घरेलू इकाइयों में हो रहा था। घरों में उत्पादन हो रहा था जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्योंकि 80% मजदूर किस में लगा है? परंपरागत उद्योगों में, पुराने उद्योगों में लगा है। और 20% किस में लगा है? मशीनी उद्योगों में लगा है। तो परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी। लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे, भले ही इनमें मशीनों का उपयोग नहीं था। ठीक है, भले ही स्टीम से चलने वाली या भाप से चलने वाली मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा था, तब भी ये उद्योग अपने ठहराव की स्थिति में नहीं थे। तेजी से ये विकास कर रहे थे और इनके ही बने प्रोडक्ट की डिमांड विश्व बाजार में हुआ करती थी। उसके बाद देखें खाद्य प्रसंस्करण की बात करें। खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग क्या होती है भैया? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान सी बात है। तो भैया खाद्य प्रसंस्करण उसे कहते हैं, यानी कि जब किसी कच्चे माल से, यानी खाने के कच्चे माल से, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि शक्कर कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनता है? गन्ने से। गन्ना कहाँ होता है भाई? खेतों में। ठीक है, तो गन्ने से जब शक्कर बनाना हो या गुड़ बनाना हो तो उसे क्या है? प्रोसेस की गई ना, प्रोसेस्ड किया गया, तब उससे जाके बनी वो शक्कर। ठीक है, अब आपको चाय बनानी हो, आप गन्ना सीधा काट के डाल लें उसमें, ठीक है, स्वाद तो आपको मिलेगा कुछ हद तक नया सा, ठीक है, लेकिन आप क्या वो गन्ना कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसका उपयोग आप महीनों सालों कर सकते? नहीं कर सकते। तो गन्ने को प्रोसेस्ड करके शक्कर बनाई, गुड़ बनाया, और गुड़ और शक्कर आप वर्षों तक भी रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, कई महीनों तक यूज कर सकते हैं। फिर गेहूं है, गेहूं से भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, कुकीज बनती हैं, बेकरी के आइटम बनते हैं, रोटी बनती है। क्या गेहूं, आप कच्चा गेहूं खा सकते हैं? जैसा आया और आप खा लो तो क्या आपका पेट भर जाएगा? ठीक है, आप बीमार पड़ जाओगे। तो यही चीज है कि जब किसी कच्चे माल से, खाने वाले कच्चे माल से कोई नया खाद्य पदार्थ बनाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, निर्माण यानी कि बिल्डिंग, पॉटरी, कांच का काम यानी कि ग्लास वर्क, चर्म शोधन यानी कि टैनिंग आदि के उत्पादन हो रहे थे। और आदि के उत्पादन जैसे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे थे वे साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थे। मात्र कपड़ा और लोहा उद्योगी गति नहीं पकड़ रहे थे, हर चीजें जो है, हर चीज के उद्योग धीरे धीरे गति पकड़ रहे थे।
यानी कि यहाँ पे है मशीनों के आविष्कार के अलावा, मशीनों का आविष्कार तो हो रहा था लेकिन उसके पहले भी लघु स्तरीय उत्पादन कायम था और आगे जाके भी कायम रहा, वर्तमान में भी वो कायम है, अभी भी कायम है चीजें। अब देखें भाई आगे, अब देखें प्रौद्योगिकी परिवर्तन की बात करें हम, प्रौद्योगिकी परिवर्तन या टेक्निकल चेंजेस की हम बात करें, कैसे प्रौद्योगिकी परिवर्तन आता है, कैसे टेक्निकल चेंजेस आते हैं। तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन या टेक्निकल चेंजेस भी जो हैं धीरे धीरे हो रहे थे और ये तीव्र गति से विश्व में नहीं फैल रहे थे, टेक्नोलॉजी तेजी से नहीं फैल रही थी, व्यापारी और उद्योगपति महंगी और औद्योगिक तकनीकों का प्रयोग सतर्कता से कर रहे थे। भाई नई चीज है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है नई आई है, मशीनें जो है नई आई हैं, तो जो भी व्यापारी हुआ करते थे या जो भी उद्योगपति हुआ करते थे वो इस चीज का उपयोग बहुत सतर्कता से करते थे, बहुत ही जो है सावधानी के साथ किया करते थे, इसलिए ये तीव्र गति से विश्व में नहीं फैल रही थी क्योंकि नई नई आई थी। ठीक है, फिर देखें भैया भाप इंजन की बात करेंगे, अब अपन जेम्स वॉट की बात करेंगे, बहुत ही जरूरी बात बताई जा रही है यहाँ पे आपको। तो जेम्स वॉट ने क्या किया, जेम्स वॉट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। न्यूकॉमेन ने बनाया था भाप का इंजन लेकिन उतना सफल नहीं हुआ था, तो आगे जाके एक व्यक्ति और आते हैं जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट ने न्यूकॉमेन के द्वारा बनाए गए भाप इंजन में जो भी मिस्टेक्स थी उनको सुधारा और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। तो भाप के इंजन का पूर्ण रूप से आविष्कार का श्रेय एक तरीके से जेम्स वॉट को जाता है। अब आप बोलेंगे पेटेंट कराना क्या कहलाता है, तो भाई जब कोई नई चीज का आविष्कार होता है, जब कोई नई चीज का आविष्कार होता है तो वैसे वो चीज जो है उसी व्यक्ति ने बनाई है, इसको प्रमाणित करने के लिए उस चीज के आविष्कारक का उसके नाम पर पेटेंट करा दिया जाता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपने नाम पे ना करा पाए, ठीक है, और उसके जैसा ही हूबहू आविष्कार ना कर पाए। तो जेम्स वॉट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया था अपने नाम से। फिर देखें मैथ्यू बोल्टन ने इस नए भाप इंजन का मॉडल तैयार किया। मैथ्यू बोल्टन ने क्या किया, इस नए भाप इंजन का एक मॉडल बनाया, परंतु अनेक वर्षों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला कि कोई उनके इंजन को खरीद ले और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के मात्र 321 ही इंजन थे। इतनी बड़ी आबादी में, यूरोप की इतनी बड़ी आबादी में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में मात्र 321 ही भाप के इंजन हुआ करते थे। तो ये बात हो गई भाई, अपन ने क्या देखा, प्रौद्योगिकी परिवर्तन की बात देखी, टेक्निकल चेंजेस की बात देखी कि उस दौरान किस किस तरीके के टेक्निकल चेंजेस हमें उस दौरान की दुनिया में देखने को मिल रहे थे। अब देखें भाई हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बारे में। तो देखें ब्रिटेन में मानव श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, मानव श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, यानी कि काम करने वाले मजदूर ब्रिटेन में भारी मात्रा में हुआ करते थे। भले ही मशीनी युग आ चुका था लेकिन ब्रिटेन में काम करने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी भाई, जनसंख्या तेजी से क्योंकि वहां पर बढ़ रही थी। तो ब्रिटेन में मानव श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग, गरीब किसान और बेकार लोग काम काज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। जो गरीब किसान होते थे, ठीक है, या बेकार लोग यानी कि बेरोजगार लोग होते थे जिनके पास कोई काम नहीं होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, वे काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में कहाँ जाते थे, वे काम की तलाश में जाते थे भाई साहब शहरों की तरफ जाते थे। उसके बाद देखें अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार थी, अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार थी। इस बात से क्या मतलब है, मौसम के अनुसार यानी कि जब जिस काम को करने के लिए लोगों की जरूरत होती थी तब उनको उस काम के करने के लिए रख लिया जाता था और जैसे ही काम खत्म हो जाता था उनको वापस निकाल दिया जाता था। यानी कि इसको अपन मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी पहचान सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है कि जब एक समय व्यक्ति को काम मिले लेकिन दूसरे समय व्यक्ति को काम ना मिले। जैसे कि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार से पाई जाती है, जैसे कि जब फसल को बोने का समय आता है, ठीक है, तो मजदूरों की आवश्यकता हुई, मजदूर काम कर रहे हैं,
फसल बो दी गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब तक 3-4 महीने में फसल पक के तैयार नहीं हो जाती तो उतनी अवधि में लोग क्या बैठे रहेंगे, बेकार बैठे रहेंगे, यानी कि उनके पास करने को कोई काम नहीं होगा। जब फसल पक के तैयार होगी, जब फसल की कटाई होगी, तब फिर से उन मजदूरों को काम मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ भी वही बात कही गई है कि अनेक उद्योग ऐसे हुआ करते हैं और ऐसे हुआ करते थे कि जिनमें श्रमिकों की मांग जो है मौसम के अनुसार हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर देखें, उदाहरण के लिए गैस घर और शराब खाने में कार्य करने वाले, बाइंडर और बंदरगाह पर जहाजों की मरम्मत करने वाले इत्यादि श्रमिकों की कार्य के अनुसार आवश्यकता होती थी। जब इन चीजों में यानी कि गैस घरों में या शराब खाने में या बाइंडर या बंदरगाहों पर या जहाजों की मरम्मत करने के लिए जब श्रमिकों की आवश्यकता होती थी तब उन्हें काम पर रख लिया जाता था, और जब नहीं होती थी तो उन्हें काम से निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके से उस दौरान भी मौसमी बेरोजगारी पाई जाती थी। अब देखें भाई, हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता। जी हाँ, ऐसे कई उत्पाद आज भी हुआ करते हैं, पहले भी हुआ करते थे और भविष्य में भी ऐसे उत्पाद होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ हाथों के द्वारा बनाया जा सकता है, हस्त कारीगरी के द्वारा बनाया जा सकता है, और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। तो हाथ के द्वारा ही क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि जो कारीगरी हाथ से हो सकती है, जो डिजाइन, जो बारीकी हाथ की सफाई से हो सकती है, वो मशीनी सफाई से नहीं हो सकती। तो अनेक उत्पाद ऐसे होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हस्त कारीगरी के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, और इसके लिए मशीनी ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता की आवश्यकता होती है। मशीनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, मानवीय कुशलता की, क्योंकि मशीन को भी किसने बनाया भाई साहब? मशीन को भी मानव ने ही बनाया ना। मशीन को कैसे डिजाइन करना है, कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होगा, ये मशीन कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें किसके दिमाग की उपज हैं? ये सारी चीजें एक मानव के दिमाग की ही उपज हैं। तो भैया जो हस्त कारीगरी होती है, हस्तशिल्प उत्पाद जो होते हैं, उनके लिए मशीनी ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी कि मशीन अपना दिमाग लगा के वो कारीगरी नहीं कर सकती जो मानव अपना दिमाग लगा के अपनी कुशलता के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से उस हस्त निर्मित वस्तु का निर्माण कर सकता है। अब आगे देखें, महारानी विक्टोरिया की बात करते हैं, महारानी विक्टोरिया के काल की बात करते हैं। तो महारानी विक्टोरिया के काल में ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों की अपनी पहचान और महत्ता थी। यानी कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हस्तशिल्प उत्पादों को ज्यादा प्रायोरिटी या प्राथमिकता दिया करती थी। अब आगे देखें, हस्तशिल्प उत्पादों की, ध्यान से सुनिएगा, हस्तशिल्प उत्पादों की कुलीन एवं पूंजीपति वर्गों में उच्च मांग थी। जो भी हस्तशिल्प उत्पाद हुआ करते थे उनकी मांग किस वर्ग में ज्यादा थी? कुलीन वर्ग में और पूंजीपति वर्गों में थी। ठीक है, क्यों थी? क्योंकि ये उत्पाद जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। मशीनी उत्पाद सस्ते में बन जाते हैं, सस्ती मतलब लागत उनकी कम होती है, तो बाजार में भी ऊंची कीमतों पर नहीं बिकते हैं। लेकिन जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं, हाथ से बनाए गए उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी उपयोगी वस्तु होती है, उसको एक तो बनने में समय लगता है। ठीक है, दूसरी बात, उसमें कलाकार की खुद की कलाकारी होती है, उसका खुद का कौशल होता है। ठीक है, और बहुत बारीकी से काम होता है। तो इसीलिए हस्तशिल्प उत्पादों की जो कीमत है वो ज्यादा होती है। तो हस्तशिल्प उत्पादों की कुलीन एवं पूंजीपति वर्गों में जो है उच्च मांग थी, और इन वस्तुओं को बहुत ही कार्यकुशलता और बारीकी से डिजाइन एवं अलंकरण किया जाता था। बहुत ही कार्यकुशलता से बनाया जाता था उन वस्तुओं को, और बहुत ही बारीकी से उनकी डिजाइन की जाती थी, और अलंकरण यानी कि उनको सजाया जाता था। उसके बाद देखें, मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात किया जाता था। जो मशीन से बनने वाले उत्पाद हुआ करते थे उनको कहाँ निर्यात किया जा रहा है? उपनिवेशों में। कहाँ? उपनिवेश कौन से स्थान? जहां पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने
यूरोपियन ने अपनी अपनी जो है फैक्ट्रीज लगा के रखी थी, अपना अपना शासन बना के रखा था, उन क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करके रखा था, अपना अधिकार जमा के रखा था। उन क्षेत्रों में क्या होता था, जो ब्रिटेन के उद्योगों में जो माल बनता था, कारखानों में जो माल बनता था, मशीनों से जो प्रोडक्ट्स बनते थे, उनको भेजा जाता था औपनिवेशिक जगहों पर जहां पर उनका शासन हुआ करता था और वहां पर वो चीजें बेची जाती थी। इसके बाद देखें, मजदूरों की जिंदगी के बारे में अब हम बात करते हैं। मजदूरों की जिंदगी उस समय कैसी हुआ करती थी, उस बारे में अब अपन जानेंगे। तो कुछ बिंदु दर्शाते हैं, कुछ पॉइंट्स दर्शाते हैं कि उस समय श्रमिकों का जीवन दयनीय था। दयनीय यानी कि श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। देखें भैया, पहली बात क्या है कि नौकरी मिलने की संभावना दोस्ती और जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी व्यक्ति को काम की आवश्यकता है, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता है, तो वो किस पर निर्भर करती थी? अगर उस व्यक्ति की किसी से दोस्ती हो या जान पहचान हो, जो व्यक्ति उस फील्ड में काम करता हो, और अगर उस व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति की जो है दोस्ती है या जान पहचान है, तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा हुआ करती थी। अब देखें, रोजगार चाहने वाले लोगों को पूरे सप्ताह इंतजार करना पड़ता था। जो व्यक्ति काम की तलाश में कहां जाते थे? गांव से शहरों की तरफ जाते थे। उनको काम को पाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। रोजगार प्राप्त करने के लिए वो हफ्तों इंतजार करते थे। और पुल बने होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, या फिर जो रैन बसेरे हुआ करते हैं, यानी कि नाइट शेल्टर्स हुआ करते हैं, वहां पर अपनी रातें गुजारते थे और रात बीत जाने के बाद सुबह से फिर से काम की खोज में निकल जाया करते थे। तो इस तरीके से बहुत ही मुश्किल था उस दौर में किसी भी काम को प्राप्त करना, यानी कि रोजगार को प्राप्त करना। उसके बाद देखें, काम का समय समाप्त हो जाने के बाद गरीब पुनः सड़क पर आ जाते थे भैया। और जैसे ही काम का समय समाप्त हो गया, काम खत्म हो गया, वो गरीब व्यक्ति फिर से सड़क पर आ गए। उनके पास फिर से कुछ नहीं है और अधिकतर लोग शहर में ही कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते थे। यानी कि जो अपन ने अभी बात सीखी थी, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसम के टाइम पर जो है काम मिलता था और जब वो काम खत्म हो जाता था तो उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, रिलेट करने की कोशिश करना कि काम जैसे ही खत्म हुआ तो मजदूर जो है, गरीब जो है, पुनः सड़क पर वापस आ जाते थे और अधिकतर लोग शहरों में ही कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते थे। और 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था, यानी कि रोजगार पाना आसान काम नहीं था। उसके बाद देखें, 19वीं सदी की शुरुआत की बात करें तो 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया। वेतन जो मजदूरों को मिलने वाली सैलरी हुआ करती थी, तो 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में जो है कुछ सुधार आया, लेकिन कीमतें भी तेजी से बढ़ी भैया। ठीक है, लेकिन कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। भले ही इनकी सैलरी बढ़ रही थी, ठीक है, भले ही इनकी सैलरी बढ़ी, वेतन बढ़ा 19वीं सदी की शुरुआत में, लेकिन कीमतें भी तेजी से बढ़ी। यानी कि जो वस्तुएं खरीदनी है उनकी कीमत, बेसिक चीजों की कीमत, बुनियादी चीजों की कीमत भी तेजी से बढ़ रही थी। तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई। अब सैलरी भले ही बढ़ गई है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके कंपैरिजन में चीजों की कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं, तो भाई घाटा तो होगा ही। कैसे मैनेजमेंट होगा? फिर देखें, अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण अब वे उससे पहले जितनी चीजें खरीद नहीं सकते थे। वेतन उतना ही है, लेकिन कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं, यानी कि महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, तो भैया वो अपना सामान जो पहले जितनी क्वांटिटी में खरीदते थे, जितनी मात्रा में खरीदते थे, उतना सामान या उतनी मात्रा में अब नहीं खरीद पा रहे थे। ये बात अपन को देखने को मिलती है मजदूरों की स्थिति के बारे में। उसके बाद देखें, श्रमिकों की आय भी अपने काम के दिनों की संख्या पर निर्भर करती थी। यानी कि जितने दिन काम किया है उतने दिन की ही आपको पगार मिलेगी, उतने ही दिन का वेतन मिलेगा, उतने ही दिन की आपको सैलरी मिलेगी। जितने दिन काम नहीं किया उन दिनों की पगार आपको नहीं मिलेगी।
उसके बाद देखें 19वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 10% शहरी आबादी की स्थिति बहुत खराब थी। क्या बात कही गई है? 19वीं शताब्दी के मध्य का जो दौर आया, 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 10% शहरी आबादी जो हुआ करती थी उसकी स्थिति बहुत खराब देखने को मिलती है। क्योंकि जो है वेतन लोगों का उतना ही है, ठीक है, लेकिन वेतन उतना ही है जितना था, लेकिन महंगाई भैया बढ़ती जा रही है। महंगाई क्या है? महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, क्योंकि वेतन उतना ही है लेकिन महंगाई जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो पहले वो जितना सामान खरीदा करते थे, अब उतना सामान जो है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। मान लो कि एक बोरी है, इतना सामान वो पहले खरीदा करते थे, मान लो 10 किलो सामान खरीदा करते थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ चुकी है तो भैया क्वांटिटी भी जो है कम हो गई है सामान खरीदने की, यानी कि अब सिर्फ 5 किलो ही खरीद पा रहे हैं क्योंकि वेतन उतना है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बात हो गई। उसके बाद देखें उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण की अब हम बात करेंगे। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण कैसे दिखाई देता है? उपनिवेश यानी कि जहां पर जिन स्थानों पर, जिन देशों पर यूरोपियन ने अपने अपने औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखे थे, वहां पर औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें क्या स्थिति दिखाई देती है उस बारे में जानते हैं। तो देखें, बेरोजगारी के भय के कारण श्रमिक नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध थे। क्या बात कही गई है? बेरोजगारी के भय के कारण श्रमिक नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध थे। नई प्रौद्योगिकी यानी कि नई टेक्नोलॉजी। नई प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही थी तो क्या हो रहा था? मशीनें आती जा रही थी। अब मशीनें आती जा रही हैं यानी कि इंसानों का काम कौन करने लगा है? इंसानों का काम वो मशीनें करने लगी हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि जब इंसानों का काम मशीनें करने लगेंगी तो लोगों के हाथ से उनका रोजगार छिन जाएगा, क्योंकि जब मशीनें काम कर रही हैं तो इंसानों की जरूरत क्या है? तो भैया बेरोजगारी का डर था कि अगर ऐसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी, हमसे हमारा काम छिन जाएगा, हमारी जगह पर मशीनें काम करने लगेंगी। तो इसी बेरोजगारी के डर से मजदूर जो हैं, श्रमिक जो हैं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, टेक्नोलॉजी के विरुद्ध थे। अब देखें भैया, ध्यान से सुनिएगा। तो जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ, भैया ये एक मशीन का नाम है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी किसमें उपयोग हुआ? इस मशीन का ऊन उद्योग में, ऊन जिससे अपनी स्वेटर्स बनती हैं। तो जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली महिला ने नई मशीनों का विरोध किया। स्पिनिंग जेनी मशीन क्या करती थी? स्पिनिंग जेनी मशीन का क्या काम है? ऊन काटने का काम है। जैसे ही भेड़ से ऊन प्राप्त होता है फिर उनको काटा जाता है। जैसे कि कपास से कपड़ा बनता है, कपास पेड़ में उगता है, कपास भाई आया, फिर उसका धागा बनना है तो उसको काटना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब ऊन भेड़ से प्राप्त किया जाता है तो उसी ऊन को पहले धागा बनाने के लिए काटा जाता है। जो ऊन का धागा होता है उसका धागा बनाने के लिए उसको पहले काटना पड़ता है। तो पहले ये काम कौन किया करती थी? महिलाएं किया करती थी। और अब आ गई भैया मशीन। उस मशीन का नाम क्या है भैया? ऊन काटने वाली मशीन, स्पिनिंग जेनी। तो जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं ने मशीनों का विरोध किया। क्यों विरोध किया? कि भाई अब हमारे पास क्या काम रहेगा, ये तो हमारा काम था, इस मशीन के आविष्कार से हमारा काम छिन गया है। ऑलराइट, ये बात हो गई। अब देखें आगे। तो 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। 1840 के दशक के बाद, जैसे ही 1840 का दशक होता है तो उसके बाद शहरों में जो है निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। शहरों में औद्योगिकीकरण बढ़ने लगा, मशीनों से तेजी से काम होने लगा और लोगों के लिए रोजगार भी पैदा हुए। यानी कि उद्योग बढ़े तो लोगों के लिए रोजगार भी पैदा हो रहे थे और सड़कों को चौड़ा किया गया। ठीक है। अब भैया निर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं,
ठीक है। निर्माण गतिविधियां उद्योगों के निर्माण से लेकर हर एक क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस समय शहरों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों के लिए जो है रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, ऑलराइट, नए रेलवे स्टेशन बने, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। रेलवे लाइनों का भी विस्तार किया गया, रेलवे लाइन एक जगह से दूसरी जगह तक बनाई गई और नदियों के तटबंध बनाए गए, ठीक है। और परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 वर्षों में एक बार फिर से 2 गुना हो गई। परिवहन उद्योग यानी कि यातायात उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो इस उद्योग ने भी लोगों को भारी संख्या में रोजगार दिया। तो परिवहन में काम करने वाले लोगों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना हो गई और आगे जाके 1870 तक यानी कि अगले 30 वर्षों में और 2 गुना हो गई, ठीक है। क्योंकि निर्माण कार्य जो है तेजी से चल रहा था। निर्माण कार्य किस क्षेत्र में चल रहा था? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रहा था, जैसे कि सड़कों को चौड़ा किया जाना, रेलवे लाइन बनाया जाना, नए रेलवे स्टेशन बनाना, इन सब क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहा था। तो लोगों को भी रोजगार जो है मिल रहा था। अब देखें भैया तो ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी औद्योगिकीकरण हुआ, भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और यहां भी कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों में भी विकास किया गया। क्या बात कही गई है? ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी औद्योगिकीकरण होता हुआ दिखाई देता है और यहां भी कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों में भी विकास कार्य हमें दिखाई देता है। मशीनी क्षेत्रों में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो गैर मशीनी क्षेत्र हैं उनमें भी विकास कार्य तेजी से हो रहा था। यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का भी उस समय मजबूत हो रहा था, धीरे धीरे भारत में भी डेवलपमेंट हो रहा था। अब आगे देखें, भारतीय कपड़े के युग की अब अपन बात करते हैं। देखें, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण के अंतर्गत अपना अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय कपड़े का युग। देखें भाई, जाने भारतीय कपड़े के बारे में तो देखें भाई, जब तक मशीनें नहीं थी अपन तब तक की बात करते हैं, ठीक है। जब मशीनी युग नहीं था, जब औद्योगिकीकरण नहीं था, अपन तब की बात करते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था? जब मशीनें नहीं थी, भारत से सूती कपड़े बन के डायरेक्ट ब्रिटेन जाया करते थे। जी हाँ, सुन के आश्चर्य भले ही हो रहा हो, लेकिन यहीं से कपड़े बन के ब्रिटेन जाया करते थे, ब्रिटेन के बाजारों में बिकते थे और ब्रिटिशर्स वो कपड़ा यूज भी करते थे, उपयोग भी करते थे और भारी डिमांड भी रहती थी ब्रिटिश बाजार में भारतीय कपड़े की। लेकिन जैसे ही मशीनों का आविष्कार होता है, औद्योगिकीकरण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फिर अंग्रेजों ने क्या किया? फिर अंग्रेजों ने यहाँ के कपास को खरीदा, यानी कि कच्चे माल को खरीदा। जो कपड़ा बनाने का कच्चा माल होता है वो होता है कपास। तो भारत से सस्ती कीमतों पर कपास खरीदा, अपने देशों को निर्यात किया, वहां पर मशीनें बन चुकी थी, औद्योगिकीकरण हो चुका था, कारखाने फैक्ट्रीज लग चुके थे। फिर उस कपास से जो है उनके कारखानों में, उनकी फैक्ट्रीज में कपड़ा बनता था ब्रिटेन में, और फिर वो कपड़ा भारत आके बिकता था। यानी कि हमारे कपास का, हमारा कपड़ा ऊंची कीमतों पर हमसे बेचा जा रहा, हमको बेचा जा रहा है। इस तरीके का काम होने लगा था। तो भारतीय कपड़े के युग की बात अपन कर रहे थे, तो बेसिक चीज अपन ने समझ ली। अब देखें, मशीन उद्योगों से पूर्व अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी। जी हाँ, रेशमी वस्त्र भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिका करते थे और सूती वस्त्र भी भारत के सूती वस्त्र जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिका करते थे, दूसरे देशों की तरफ जाया करते थे। और अर्मीनियन और फारसी व्यापारी पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ वस्तुएं लेकर जाते थे। क्या बात कही गई है? अर्मीनिया के लोगों को अर्मीनियन कहा गया है। फारसी लोग, फारसी व्यापारी यानी कि अर्मीनियन और फारसी व्यापारी पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की यानी कि भारत की वस्तुएं लेकर वहां जाया करते थे। फिर देखें भैया, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके सामने आता है, ध्यान से सुनिएगा।
तो सूरत, भैया याद कर लो इन शहरों के नाम, सूरत, मछलीपट्टनम तथा हुगली। कौन कौन से 3 शहरों की बात हो रही है? सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली, ये 3 जो हैं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करते थे व्यापारिक दृष्टि से। इन्हीं बंदरगाहों का उपयोग करके माल निर्यात किया जाता था दूसरे देशों को। तो सूरत, मछलीपट्टनम तथा हुगली जो है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? इनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। और इसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला। इसी समय ईस्ट इंडिया उद्योगपतियों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। बात आ रही है समझ में? यहां से कपास जा रहा है ब्रिटेन और वहां से जो कपड़ा बन के आ रहा है वो बिकेगा अब भारत में। तो इसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या दबाव डाला? जो ब्रिटेन के उद्योगपति हुआ करते थे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कपड़ों को, जो ब्रिटेन में कपड़े बने हैं, उनको भारतीय बाजार में बेचे। ये बात अब नई बात अपन को देखने को मिलती है। अब देखें भाई, 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ भारतीयों ने व्यापार पर अपना नियंत्रण खोना जो है शुरू कर दिया था। क्या बात कही गई है? 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ, जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आ गई थी, तो उसी उनके आगमन के साथ भारतीयों ने अपने ही व्यापार पर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। यानी कि खुद का व्यापार ही खुद के कंट्रोल में नहीं रहा था। ये बात देखने को मिलती है क्योंकि भाई ब्रिटेन की कंपनियां आ चुकी हैं, वो अपने कपड़े जो है भारत के बाजार में बेचना चाहती हैं। अब देखें, यूरोपीय कंपनियों को स्थानीय अदालतों से कई रियायतें हासिल करने के द्वारा शक्ति प्राप्त हो गई। स्थानीय अदालतों से उन्हें रियायत मिल गई थी यूरोपीय कंपनियों को, और कुछ कंपनियों को व्यापार का एकाधिकार भी मिल गया था। यानी कि उस वस्तु का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की वही कंपनी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भारत का कोई भी व्यक्ति भी वो व्यापार नहीं कर सकता। इस तरीके की रियायतें हैं स्थानीय अदालतों से मिल चुकी थी भैया, कानूनी रूप से काम कर रहे थे ये, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है? इसके परिणाम स्वरूप सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाहों में जो है गिरावट आई। सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाहों में गिरावट आई और बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों का जो है उद्भव हुआ। जहां शुरू में सूरत और हुगली से भारत का माल, सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली से भारत का माल दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था, और अब स्थिति पलट चुकी है। यानी कि सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाहों में गिरावट आ चुकी है और बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों का उद्भव होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ब्रिटेन का माल भारत आ रहा है और ब्रिटेन की वस्तुएं भारतीय बाजारों में बिक रही हैं। आगे देखें तो यह परिवर्तन नई औपनिवेशिक शक्ति के विकास का संकेत था। ये जो नया परिवर्तन आपको दिख रहा था कि भारतीय बाजारों में ब्रिटेन का बना हुआ माल बिक रहा है, नए नए बंदरगाहों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और भारत का कपास ब्रिटेन जाके वहां से कपड़े बनके भारतीय बाजारों में बिक रहे हैं। अब भारतीय कपड़ा का निर्यात नहीं हो रहा है, कहां पर? ब्रिटेन में, जो पहले हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उनने लगा ली भैया मशीनें, अपनी औद्योगिकरण हो गया, उनने मशीनों से काम किया। और अपने यहाँ कैसे कपड़े बनते थे? अपने यहाँ हाथों से कपड़े बनते थे। अलग अलग काम को करने के लिए अपन ने देखा था, अभी पिछली स्लाइड्स में देखा था, कुछ ही टाइम पहले, करीब आधा घंटा पहले जब अपन ने पढ़ा था, तभी अपन ने देखा था कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग स्टेप में अलग अलग व्यक्तियों की जरूरत होती थी, ठीक है। जैसे कि कपास आया, कपास को काट के धागा बनाने के लिए अलग व्यक्ति चाहिए, ठीक है। धागे से कपड़ा बनाने के लिए अलग चाहिए, कपड़े को समेटने के लिए अलग चाहिए, और कपड़े पर रंगाई करने के लिए अलग चाहिए, ठीक है। और हर एक स्टेप में, यानी कि हर एक चरण में 20 से 25 मजदूर काम किया करते थे। यानी कि पूरा का पूरा काम कैसे हो रहा था? पूरा का पूरा काम हाथ से हो रहा था, ना कि मशीनों से। अब ब्रिटेन में मशीनें आ चुकी थी,
ठीक है, तो सारा काम मशीनें जो है करने लगी थी। तो इस प्रकार से अपनी बात होती है औपनिवेशिक शक्ति के विकास के साथ भारत में परिवर्तन होने की। चलिए तो चलते हैं आगे। अब देखें भाई, हम जानते हैं बुनकरों की स्थिति के बारे में। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण में आगे हम जानते हैं बुनकरों की स्थिति। बुनकर यानी कि जो व्यक्ति कपड़ा बनाने वाले होते हैं, कपड़े को बुनकर बनाते हैं, यानी कि धागा को बुनकर बुनाई के माध्यम से कपड़े का निर्माण करते हैं। तो उस दौरान बुनकरों की स्थिति क्या हुआ करती थी उस बारे में जानते हैं। तो देखें, सबसे पहले बात बताई गई है कि 1760 के दशक में यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की अधिक मांग थी। क्या बात कही गई है? बारीक भारतीय कपड़ों की अधिक मांग थी। बारीक भारतीय कपड़े यानी कि जो हाथ से बुन के बनाए जाते थे, बहुत बारीकी का काम होता था। तो उस दौरान जो है यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की मांग थी और इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। कंपनी यानी कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और ज्यादा फैलाना चाहती थी कि यूरोप में जब बारीक भारतीय कपड़े की डिमांड है तो ज्यादा से ज्यादा कपड़ा यूरोप को भारत से निर्यात हो, एक्सपोर्ट हो। उसके बाद देखें तो 1760 और 1770 के दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार आपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती थी। भाई डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन लगातार आपूर्ति नहीं हो पा रही है यूरोप में भारतीय कपड़ों की, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो 1760 और 1770 के दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार आपूर्ति आसानी से नहीं हो पा रही थी भारतीय कपड़ों की, और बुने हुए कपड़े को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाल के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी प्रतिस्पर्धा में रहते थे। जी हाँ, केवल इंग्लैंड में ही बस कपड़े का निर्यात नहीं होता था, फ्रांस में भी, डच में भी और पुर्तगाल में भी देखें अपन तो यहां भी, यानी कि फ्रांस में, नीदरलैंड में, पुर्तगाल में, हर जगह भारत के बुने हुए कपड़े की डिमांड उस समय हुआ करती थी और स्थानीय व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी, कंपटीशन हुआ करता था कि भाई कितने जल्दी कौन अपना माल बना सकता है, कपड़े का निर्माण कर सकता है और किसका कितना ज्यादा माल जो है सप्लाई हो सकता है, क्योंकि भारतीय कपड़ों की डिमांड विदेशों में, मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस दौरान। फिर उसके बाद देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी, उसके बाद कंपनी जिसके व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी, फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने और रेशम से बनी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई प्रणाली लागू करी। जब पूर्ण रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, उसका स्थायित्व भारत में बन जाता है, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती है कि हर चीज के व्यापार पर जो है किसका एकाधिकार रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही जो है एकाधिकार रहे। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि चाय पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था इन्होंने, ठीक इसी तरीके से कपड़े के व्यापार पर भी अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखें भाई, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण की बात करें। अपन ने पहले उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण में बुनकरों की बात करी, अब हम बात करेंगे गुमास्ता की। तो बुनकरों की स्थिति उस समय तो हमें अच्छी दिख रही है क्योंकि यूरोपीय देशों में भारतीय कपड़े की डिमांड हमें ज्यादा दिखती है। बुनकरों की डिमांड यानी कि बुनकरों द्वारा बुने हुए कपड़ों की डिमांड हमें ज्यादा दिखाई देती है। अब हम जानते हैं गुमास्ता क्या होता है। तो देखें गुमास्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता की नियुक्ति प्रारंभ कर दी, यानी कि यहां से शब्द से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक तरीके की पोस्ट है या एक तरीके का पद है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता की नियुक्ति प्रारंभ कर दी और इन्हें कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी, बुनकरों पर निगरानी एवं तैयार माल को एकत्र करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया था। अब गुमास्ता किसके लिए नियुक्त किया गया है? भारत में बुनकरों द्वारा जो कपड़ा बनाया जा रहा है, तो इन्हें कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी, यानी कि गुमास्ता को कपड़ों की क्वालिटी क्या होती है उसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कपड़ों के व्यापार पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, देखरेख होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बुनकरों पर निगरानी की, बुनकर कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कब काम करके दे रहे हैं,
का माल की सप्लाई कर रहे हैं और माल को एकत्र करने का भी काम इनका ही होता था, गुमास्ता का। तो गुमास्ता एक वेतन भोगी कर्मचारी है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कपड़े की गुणवत्ता की जानकारी रखना, बुनकरों पर निगरानी रखना, माल को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ये सब इनके गुमास्ता के काम है। तो गुमास्ता का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि गुमास्ता क्या था उस दौरान। अब देखें भाई, नए गुमाश्तों का गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। जो नए नए गुमाश्ते उस समय नियुक्त किए जा रहे थे उनका गांवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। किनका? नए गुमास्तों का। और ये गांवों में सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और समय पर आपूर्ति ना होने पर बुनकरों को सजा भी देते थे। भाई गांवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था इनका और बुनकर गांव में ही कपड़े को बुन रहे हैं, कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। तो गुमास्ता क्या करते थे? जिन गांवों में इनका सामाजिक संबंध नहीं है वहां पर अपने साथ सिपाहियों को लेके आते थे, चपरासियों को लेके आते थे और अगर बुनकर ने समय पर काम करके नहीं दिया तो उनको सजा भी देते थे। क्योंकि गुमाश्ता का काम क्या था? बुनकरों पर निगरानी रखना, माल को एकत्रित करना, कपड़े की गुणवत्ता की जानकारी रखना। और अगर बुनकर समय पे काम करके नहीं देता है, कपड़े की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, तो गुमास्ता क्या करता था? बुनकरों को सजा देने का काम भी करता था। उसके बाद देखिए, बुनकर ना तो कीमत पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। जी हाँ, बुनकर जो है ना तो कीमत पर मोल भाव कर सकते थे कि भाई इतने में नहीं, हमें इतने पे बेचना है। जितना भाव उनने तय कर दिया गुमास्ता ने, उतने ही माल पर बुनकरों को अपना कपड़ा बेचना पड़ता था। और जिससे मूल्य तय हुआ है, जिससे सौदा तय हुआ है, सिर्फ उसी को माल बेच सकते थे। अपनी मर्जी से जो है किसी दूसरे व्यक्ति को माल नहीं बेच सकते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गुमास्ता के जरिए, ठीक है, भारतीय बुनकरों पर सीधा नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल हमें दिखाई देता है। तो भाई ये बात हुई गुमास्ता की। और गुमास्ता और भारतीय बुनकर के बीच क्या संबंध था, इनमें क्या कोरिलेशन था, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है। अब देखें भाई, कर्नाटक और बंगाल में बात करते हैं, कर्नाटक और बंगाल की। तो कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर ही चले गए थे और कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी और कुछ समय बाद बुनकर ऋण लौटाने से इनकार भी करने लगे, क्योंकि बुनकरों की हालत जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बुनकर मेहनत बहुत कर रहे थे, जिस कपड़े का निर्माण वो अपने हाथ से करते थे वैसी कारीगरी मशीन के द्वारा नहीं की जा सकती थी भाई साहब, ठीक है। तो उसकी डिमांड ज्यादा थी और डिमांड ज्यादा थी, काम कठिन था, ठीक है, काम पेचीदा भी था, आसान काम नहीं था, लेकिन काम बहुत सुंदर था, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा थी। लेकिन उतनी कीमत बुनकरों को नहीं मिल पाती थी। जितना मूल्य गुमास्ता ने तय कर दिया उसी मूल्य पर ही उनको बेचना पड़ता था। किसी और से व्यापार करने की अनुमति इनको थी नहीं तो सजा मिलती। बात आ रही समझ में? तो ब्रिटिश राज में कुछ इस तरीके से बुनकरों की स्थिति हमें पता चलती है। तो जब बुनकरों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई तो बुनकरों ने क्या किया कि अपने गांव छोड़कर चले गए। कर्नाटक और बंगाल के कई बुनकर और कई स्थानों पर कंपनी और कंपनी के अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी, उनका विरोध करने लगे और कुछ समय बाद बुनकर ऋण लौटाने से भी इंकार करने लगे। यानी कि जो उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए पैसा लिया था उसको लौटाने से भी वो इंकार करने लगे। तो इस तरीके की बगावत हमें भारतीय बुनकरों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अफसरों के विरोध में होती हुई नजर आती है। चलिए तो अब देखते हैं आगे। अब देखें, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण के दौर में अगला टॉपिक है हमारा भारत में मैनचेस्टर का आगमन। तो देखें भाई, मैनचेस्टर क्या है, जानते हैं इसको भी, ठीक है।
अभी तक क्या था भैया, अभी तक भारतीय बुनकर ही कपड़े बना रहे थे। भारतीय बुनकरों की स्थिति दयनीय हो चली थी। डिमांड भारतीय बुनकर के द्वारा बने हुए कपड़े की ज्यादा थी, लेकिन भारतीय बुनकरों की स्थिति दिन ब दिन खराब होने के चलते भारतीय बुनकर ने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अफसरों के विरोध में बगावत कर दी है। तो अब भैया भारत में मैनचेस्टर का आगमन हो रहा है। तो देखें अब भाई भारतीय कपड़े बाजार की स्थिति हमें यहां से थोड़ी सी पलटती हुई नजर आएगी। तो चलते हैं उसकी तरफ। भारत में मैनचेस्टर का आगमन। तो देखें 1811-12 ईस्वी में सूती माल का कुल निर्यात में भाग 33% था। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, एकदम से एक नया मोड़ आने वाला है यहां से। तो देखें 1811 से 1812 ईस्वी में सूती माल का कुल निर्यात में भाग कितना था? 33% था। यानी कि भारत से जो सूती वस्त्र कहाँ निर्यात किया जाता था, यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था, वो प्रतिशत था 33%। कब? 1811 से 1812 में। अब देखना भाई 1850 से 1851 ईस्वी में, कब से कब तक? 1850 से 1851 ईस्वी में केवल 3% रह गया। कहां 33% और कहां 3%, यानी कि डायरेक्टली 30% घट गया। और 19वीं सदी में इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो गया था। जी हां, यानी कि इंग्लैंड में ही कपास से कपड़े बनने लगे थे। और भाई कोई बुनकर के द्वारा नहीं बन रहे थे, वहां बन रहे थे मशीनों के द्वारा। बात कर रहे हैं हम औद्योगिकीकरण के युग की, मशीनी युग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कपास उद्योग भैया इंग्लैंड में अब विकसित हो चला है और भारतीय कपड़े का निर्यात 33% से 3% तक आ चुका है। ठीक है, अब देखें भैया आगे। तो उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला। उद्योगपतियों ने क्या किया? उद्योगपतियों ने सरकार से कहा कि जो सूती वस्त्र का आयात हमारे यहां होगा उस पर भैया टैक्स लगना चाहिए, उस पर पैसे लगेंगे भाई, शुल्क लगेगा, और जिससे मैनचेस्टर अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में बेच सके। अगर भारतीय माल वहां पहुंचता है ब्रिटेन में, ठीक है, तो भाई इनका जो मैनचेस्टर है उसका माल कैसे बिकेगा? क्योंकि अब ब्रिटेन में ही कपड़ा उद्योग विकसित हो चुका है, कपास उद्योग विकसित हो चुका है। अगर भारतीय माल ब्रिटेन पहुंचता है तो ब्रिटेन में बना हुआ माल कैसे बिकेगा? और डिमांड किसकी है भैया? भारतीय माल की डिमांड है। ठीक है, लेकिन ये भारत के कपड़ा बाजार को ठप्प करना चाह रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो भैया इनने कहा कि भारतीय माल जो आएगा, यहां पर भारतीय कपड़ा आएगा, उस पर आयात शुल्क लगाएं। अगर आयात शुल्क लगाया जाएगा तो भाई कपड़े का आयात कम होगा। ठीक है, तो जिससे मैनचेस्टर को जो है ब्रिटेन में कोई किसी भी कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अनेक भारतीय व्यापारी और बैंकर, कई सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर निर्यात व्यापार में सक्रिय थे और 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% अधिक था। जी हां, 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से भी अधिक हो गया था। यानी कि अब जो है भारत से कपड़े बनके नहीं जा रहे हैं ब्रिटेन में, भारत से कच्चा माल जा रहा है। कच्चा माल यानी कि कपास, कपड़े के लिए कच्चा माल क्या होता है? कपास होता है, उसका निर्यात किया जा रहा है। अब देखें भाई, भारतीय बुनकरों के समक्ष कुछ समस्याएं नजर आती हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारतीय बुनकरों के समक्ष कुछ समस्याएं हमें इस तरीके से दिखती हैं। तो पहली बात जानने को मिलती है कि भारतीय बुनकरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या थी कि निर्यात बाजार कम हो गया। कितना हो गया? 1811-12 में 1811-12 में जो निर्यात था 33%, वो 1850-51 में कितना हो गया भैया? 3% हो गया। यानी कि डायरेक्ट 30% जो है घट गया था। यही बात कही जा रही है कि इनका निर्यात बाजार कम हो गया था। ठीक है, एक समस्या।
दूसरी समस्या, स्थानीय बाजारों में मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी। जो भारत का लोकल मार्केट था, स्थानीय बाजार था, वहां पर मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी। भारत में मैनचेस्टर के कपड़े बिकने के लिए आने लगे थे, जो मशीनों द्वारा बने थे, क्योंकि ये वस्त्र मशीनों के द्वारा बने होने के कारण कम लागत के थे। अब आप कोई काम हाथ से करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, उसकी कारीगरी अलग होगी, उसकी कीमत अलग होगी, ज्यादा होगी। और कोई काम मशीन से हो रहा है, मिनटों में हो रहा है। जहां मान लो एक शर्ट बनाने में, एक शर्ट को हाथ से बनाने में मान लो कि पूरा एक दिन लग जाता है, ठीक है, वहीं मशीन से एक दिन में कई हजारों शर्टें बन के आ रही हैं, तो भाई उनकी लागत तो कम होगी ही, ठीक है। तो स्थानीय बाजारों में जो है, भारत का लोकल मार्केट जो था, उसमें मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी, क्योंकि ये वस्त्र मशीनों के द्वारा बने होते थे और इससे कम लागत के थे। और कम लागत के होने के कारण ही भारतीय बुनकर इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय बुनकर जो सामान बनाते थे, जिन वस्त्रों का निर्माण करते थे, उनकी लागत काफी ज्यादा होती थी, समय ज्यादा लगता था, कारीगरी ज्यादा लगती थी, मेहनत ज्यादा लगती थी। तो इस वजह से मशीनों के बने कपड़ों की जो लागत होती थी वो कम होती थी। तो बुनकरों की अपेक्षा मशीनी कपड़े सस्ते हुआ करते थे, तो उनकी भैया क्या है भाई, वो ज्यादा बिकेंगे, सीधी सी बात है। जो सस्ती चीज मिलेगी वो ज्यादा बिकेगी बाजार में। तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगली बात देखें तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास का निर्यात जो है बंद हो गया, तो ब्रिटेन भारत से कच्चे माल का आयात करने लगा था। अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, उसके कारण क्या हुआ था? उसके कारण यह हुआ था कि अमेरिका से ब्रिटेन को कपास का निर्यात खत्म, बंद हो गया था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, भारत से कच्चा माल मंगाना चालू किया। भाई कच्चा माल तो चाहिए, कपास तो चाहिए। कैसे? वहां की मशीनों से कपड़ा बनेगा। कपड़ा काहे का बनेगा भैया? कपास का ही बनेगा, ठीक है। तो भारत से कच्चे माल का आयात ब्रिटेन जो है करने लगा था, और अमेरिका से इनको कच्चे माल का निर्यात जो है बंद हो गया था अमेरिकी गृह युद्ध के कारण। ऑलराइट, तो भारत से कच्चे कपास के निर्यात में आई इस वृद्धि से उसकी कीमतों में भी वृद्धि हुई, ठीक है। भारत से जो कच्चे कपास का निर्यात हो रहा है, तो कच्चे कपास के निर्यात में आई इस वृद्धि से उसकी कीमत में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, और भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता था, जो एक बड़ी समस्या थी। यानी कि अब जितना कपास हमारे यहाँ चाहिए है उतना तो हमें चाहिए है, लेकिन उसी में से हम निर्यात कहाँ हो रहा है? दूसरे देश को हो रहा है, ब्रिटेन को हो रहा है। वहां ज्यादा हो रहा है निर्यात, क्योंकि मशीनों से कपड़े बनने हैं, ज्यादा मात्रा में कपड़े बनने हैं, ठीक है। अब यहां पर जितना कपास उपलब्ध है उतना ही कपास में काफी समय लगेगा बनाने में, क्योंकि हाथ से कपड़ा बनना है। तो भारतीय बुनकरों के पास कपास की कमी आ गई भैया। क्यों? क्योंकि कपास भी अब यहां महंगा होने लगा था, क्योंकि आपूर्ति कहां की जा रही थी? ब्रिटेन में की जा रही थी, ठीक है। तो बुनकरों को इन तमाम समस्याओं का सामना जो है करना पड़ा। अब देखें आगे, फैक्ट्रियों का आना। कैसे फैक्ट्री आती है भैया? देखें तो भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे कैसे धीरे होती है उस बारे में अपन जानने वाले हैं। तो भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई, और पहली कपास या कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित की गई थी। पहली कपास मिल कहां स्थापित की गई थी? 1854 ईस्वी में बंबई में स्थापित की गई थी। और पहली जूट मिल बंगाल में 1855 में स्थापित करी गई थी। भारत में सबसे पहले कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। पहली कपास या कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1854 ईस्वी में स्थापित हुई। कहां पर? बंबई में। ये पॉइंट रट लो भैया, सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि भारत में पहली कपास मिल या पहली कपड़ा मिल कब और कहां स्थापित हुई? 1854 मुंबई में स्थापित हुई। और पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई? तो 1855 में बंगाल में स्थापित हुई, ठीक है। दो बातें सीख ली अपन ने। फिर उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में शुरू की गई थी। एल्गिन मिल कहां? कानपुर में। कब? 1860 में। और एक साल बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी जो है शुरू हो गई थी। उसके बाद देखें तो 1874 ईस्वी तक, कब? 1874 ईस्वी तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन कार्य शुरू किया, और इन उद्योगों में से अधिकांश भारतीय उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए थे। तो 1874 ईस्वी तक
हमें क्या देखने को मिलता है? 1874 ईस्वी तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन कार्य शुरू किया और इन उद्योगों में से अधिकांश जो है भारतीय उद्यमियों द्वारा ही शुरू करी गई मिलें थी। ये बात हो गई कि कैसे भारत में फैक्ट्रियों की शुरुआत होती है। तो भारत में हमने फैक्ट्रियों की शुरुआत कपड़ा मिल और जूट मिल से देखी। क्लियर हो गई बात? अब देखें आगे, प्रारंभिक उद्यमी कौन हुआ करते थे भारत में? भारत में जिन उद्योगों की मिलों की स्थापना करी गई, तो प्रारंभिक उद्यमी कौन हुआ करते थे उनके बारे में जानना है। तो देखें, 18वीं सदी के अंत से अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे। सुनना, अफीम कहाँ की है? भारत की है। ओपियम, अफीम कहाँ की? भारत की है। निर्यात कौन कर रहा है? अंग्रेज। किसको कर रहे हैं? चीन को। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो 18वीं सदी के अंत से अंग्रेज जो है चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे और इसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। बात आ रही है समझ में? ये हो गया भैया इंग्लैंड, ठीक है, ये हो गया भारत और ये हो गया चीन, ठीक है। भारत के पास क्या है? अफीम है भैया, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो रहा है? इंग्लैंड जो है, अंग्रेज जो है भारतीय अफीम को कहां निर्यात कर रहे हैं? भारतीय अफीम कहां की है? भारत की है। तो भारतीय अफीम को कहां निर्यात कर रहे हैं? चीन को निर्यात कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? और इसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे। इसके बदले में चीन के पास क्या है भैया? चीन के पास है चाय, भारत के पास है अफीम। इनके पास कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करना, ना इनके पास अफीम है ना इनके पास चाय है, कुछ नहीं है। भारत के पास अफीम है, चीन के पास चाय है। तो इन्होंने भारतीय अफीम को कहां निर्यात किया? चीन की तरफ किया, ठीक है। और चीन में होती है भैया चाय, तो चीन से चाय को कहां भेजा? इंग्लैंड में भेजा। बीच का कौन बना भैया? बीच में कौन फंसा है? भारत फंसा है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस व्यापार में अनेक भारतीय कारोबारी सहायक के रूप में पहुंच गए थे। जी हां, किसके व्यापार में? अफीम के व्यापार में। इंग्लैंड क्या कर रहा है? भारत से अफीम चीन को भेज रहा है, बदले में चीन से चाय को इंग्लैंड भेज रहा है। तो इस व्यापार में, चाय और अफीम के व्यापार में भारतीय जो है अनेक भारतीय कारोबारी सहायक के रूप में काम कर रहे थे और जिनका कार्य उन्हें धन उपलब्ध करना, आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा माल को जहाजों में लाद कर भेजना था। जैसे भारत से अफीम का निर्यात चीन में किया जा रहा है, तो कितनी अफीम भेजना है, किसको भेजना है, कितने रुपए की भेजना है, जहाजों में कैसे लद कर जाएगी, ये सारा काम कौन कर रहा है भैया? ये काम भारतीय उद्यमी कर रहे हैं। अब देखें आगे, तो देखें 19वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों में द्वारकानाथ टैगोर, जी हां, ये उद्यमी है। कौन कौन उद्यमी हुआ करते थे उस दौरान, उनकी बातें आपको बताई जा रही हैं। द्वारकानाथ टैगोर जी, उसके बाद दिनशा पेटेट, जमशेदजी नुसरवानी जी टाटा, शिव नारायण बिरला, जीडी बिरला के दादा हुआ करते थे शिव नारायण बिरला, सेठ हुकुमचंद, ये शब्द शामिल थे, ठीक है। उसके बाद देखें तो द्वारकानाथ टैगोर ने, किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 से 40 के दशक में, द्वारकानाथ टैगोर की बात हो रही है, तो द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 से 40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की और वर्ष 1912 में जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने भारत में पहले लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना करी थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहले लोहा इस्पात संयंत्र का निर्माण किसने किया था? जे.एन. टाटा ने किया था, जमशेदपुर में किया था। और सेठ हुकुमचंद का नाम जो आता है, तो सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना करी थी। ये बात भी आप ध्यान से रख लो, पहली भारतीय जूट मिल कब? 1917। किसने? सेठ हुकुमचंद ने। कहां? कलकत्ता में। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां पे देखें, अब जमशेदजी जी भूमे टाटा की ये तस्वीर है। तो एक पारसी बुनकर के बेटे थे और अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था और उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था, यानी कि कई सारे जहाज उनके पास हुआ करते थे
और अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होने के कारण 1850 के दशक तक उन्हें कई सारे अपने जहाज जो है बेचने पड़े थे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये बात हुई भारतीय उद्यमियों के बारे में। अब देखते हैं आगे। तो देखें, भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाओं की अपन बात करते हैं। तो देखें, भारतीय व्यापारियों पर क्या क्या औपनिवेशिक सीमाएं हमें उस दौरान दिखाई देती हैं। तो देखें भाई, औपनिवेशिक शक्ति का मतलब क्या होता है भाई? ब्रिटिश सरकार जो हम पर शासन कर रही थी, यहाँ पे अलग अलग जगह अपने औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखे थे। तो उसी औपनिवेशिक शक्ति की औपनिवेशिक सीमाएं क्या थी भारतीय व्यापारियों पर, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो औपनिवेशिक शक्ति के भारतीय व्यापार पर नियंत्रण हासिल करने के कारण भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र सीमित हो गया था। क्या बात कही गई है? औपनिवेशिक शक्ति के कारण भारतीय व्यापार पर नियंत्रण हासिल करने के कारण औपनिवेशिक शक्ति ने, यूरोपियन ने, ब्रिटिशर्स ने जो है हम पर क्या हो गया था, उनका नियंत्रण स्थापित हो गया था भारतीय व्यापार पर। इसके कारण भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र जो है सीमित हो गया। व्यापारी भारत के हैं, व्यापार भारत का है, कच्चा माल भारत का है और नियंत्रण किसका है? यूरोप का, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुएं यानी कि जो उद्योगों में जो वस्तुएं बनी हुई हैं, तो भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति जो है नहीं थी। उन्हें केवल कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं और नील को निर्यात करने की अनुमति ही दी गई थी, जिनकी अंग्रेजों को आवश्यकता थी। क्या बात कही गई है? भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि फैक्ट्री में जो चीजें बन रही हैं, जो कि कच्चे माल से एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, उसका व्यापार नहीं कर सकते थे भारतीय। ठीक है, उन्हें केवल कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं, नील को निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। यानी कि आप खेती करो, ठीक है, कच्चा माल उगाओ, उस कच्चे माल को हम अपने यहाँ भेजेंगे, ब्रिटेन में भेजेंगे, वहां से उद्योगों में, कारखानों में वहां से सामान बनेगा। ठीक है, जो सामान हमारे यहाँ बन रहा है उसमें आपकी भागीदारी नहीं रहेगी, आप तो बस कच्चा माल पैदा करो और भेजो। क्लियर हो गई बात? तो अंग्रेजों को आवश्यकता किसकी थी? इसी कच्चे माल की ही आवश्यकता थी। तो भाई उसी का निर्यात ही वो कर रहे थे और भारतीयों की जो भागीदारी थी व्यापार में सिर्फ इतनी ही सीमित थी। विनिर्मित वस्तुओं में कोई भागीदारी भारतीयों की नहीं थी। अब देखें, प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंध की एजेंसियां थी, उन्होंने भारतीय उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित किया और उनमें से कुछ बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी थी, एंड्रयू यूल थी और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनियां थी। उसके बाद देखें तो ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थीं और ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे, और जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां उस समय लिया करती थीं। आगे देखें तो फैक्ट्रियों के आने के क्रम में अगली बात हम करते हैं नौकरियों की खोज में श्रमिकों का प्रवास का मतलब होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, यात्रा करना। तो अब यहाँ विशेष उद्देश्य वो क्या है? नौकरी प्राप्त करना। तो नौकरी की खोज में श्रमिक जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। अब देखते हैं उनका प्रवास किस तरीके से देखने को मिलता है। वहां जाके, दूसरी जगह जाके नौकरी खोजने में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखें, कारखानों के विस्तार के साथ ही श्रमिकों की मांग में भी वृद्धि की गई। कारखानों का जैसे ही विस्तार होता है तो कारखानों के विस्तार के साथ ही श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई। जैसे जैसे कारखाने खुलते गए तो उसमें काम करने वालों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो कारखानों के विस्तार के साथ ही श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई। गांव में कोई भी काम ना मिलने के कारण किसानों और कारीगरों ने काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन किया। उस समय गांव में भाई कृषि के अलावा कोई और कार्य नहीं था, लेकिन भाई जनसंख्या अगर ज्यादा है और कृषि क्षेत्र में भी पर्याप्त रोजगार नहीं है तो काम की तलाश में लोग शहरों की तरफ जाएंगे। तो गांव में कोई काम ना मिलने के कारण किसान और कारीगर काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की तरह पलायन के यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, जहां पर उद्योग धंधे खोले गए थे।
अब श्रमिकों ने मिलों में काम की आशा में बहुत दूर तक की यात्राएं की कि भाई जो बड़ी बड़ी मिलें खुली हैं, उद्योग खुले हैं, औद्योगिक केंद्र खुले हैं, वहां पर हमें काम मिलेगा। ऐसी आशा में कई लंबी दूरी तय करी श्रमिकों ने। उदाहरण के लिए देखें तो संयुक्त प्रांत के लोग बंबई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे और श्रमिकों को निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि नौकरी पाना हमेशा कठिन था। जी हाँ, नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं था। नौकरी पाना कठिन था क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहां पर देखना है काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी काम करने जो काम उन्हें मिल रहा है उस काम को करने में उनकी क्षमता है या नहीं है। ठीक है, और रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी, यानी कि जितनी संख्या में काम उपलब्ध नहीं है उससे ज्यादा संख्या काम करने वालों की है। यानी कि रोजगार उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोजगार पाने वालों की यानी कि बेरोजगार की संख्या ज्यादा है। ठीक है, एक दूसरी समस्या, मुख्य समस्या ये सामने आती है। उसके बाद देखें, मिलों में भी प्रवेश निषिद्ध था, यानी कि ऐसे ही कोई मिल के अंदर नहीं जा सकता था। उद्योगपतियों ने नए मजदूरों को भर्ती करने के लिए एक जॉबर नियुक्त किया था। जी हाँ, यहाँ पर आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि जॉबर क्या कहलाता है। तो जो उद्योगपति थे जिनके स्वयं के उद्योग धंधे हुआ करते थे, उन्होंने मजदूरों को भर्ती करने के लिए क्या किया, मजदूरों को भर्ती करने के लिए जॉबर नियुक्त किया था। जॉबर क्या होता था? जॉबर एक विश्वसनीय और पुराना कर्मचारी होता था। ठीक है, क्या करता था जॉबर? जॉबर अपने गांव से जरूरतमंद लोगों को लाता था, यानी कि जिन लोगों को काम की जरूरत है तो अपने गांव से ऐसे व्यक्तियों को लाता था और उन्हें रोजगार दिलवाता था, यानी कि जॉब दिलाता था, और उनकी शहरों में बसने में भी मदद करता था। जो लोग काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम करने की जरूरत है, तो जॉबर अपने गांव से उन व्यक्तियों को लाता था, शहरों में ले जाता था, उनको काम दिलाता था और शहरों में रहने की भी व्यवस्था वो करता था। उसके बाद देखें, जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। जी हाँ, और वह बाद में सहायता के स्थान पर पैसे व तोहफों की मांग करने लगा था कि भाई हम आपको नौकरी दिला रहे हैं, शहर में बसने की व्यवस्था करा रहे हैं, तो इसके बदले आपको हमें कुछ पैसे देने होंगे या तोहफा देना होगा। ठीक है, एक तरीके से रिश्वत लेने का काम करने लगा था और इस जरिए मजदूरों को नियंत्रित करने लगा था। तो ये बात हो गई भाई साहब जॉबर की। उसके बाद देखें, औद्योगिक विकास का अनूठापन। अगली बात अपन करते हैं औद्योगिक विकास के अनूठेपन की। तो देखते हैं इसमें क्या बात अपन को सीखने को मिलती है। तो देखें, यूरोपीय उद्योगपति औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में रुचि रखते थे। यूरोपीय उद्योगपति क्या करते थे? यूरोपीय उद्योगपति जो है औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में रुचि रखते थे और उनके उत्पाद भारत में बिक्री के लिए नहीं थे। उनके उत्पाद जो हैं भारत में बिक्री के लिए नहीं थे। भारतीय व्यापारियों ने 19वीं सदी के अंत में उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, कब? 20वीं शताब्दी के पहले दशक में परिवर्तनों की एक श्रृंखला ने औद्योगिकीकरण के प्रारूप को प्रभावित किया। किस तरीके से प्रभावित किया? तो देखते हैं भाई, स्वदेशी आंदोलन। सभी ने सुना होगा स्वदेशी आंदोलन के बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में सभी ने सुना होगा। अब स्वदेशी नाम से ही स्पष्ट है, स्व मतलब अपना, देश मतलब देश, अपना देश मतलब अपने देश की चीजों को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, दूसरे देश की चीजों का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अब विदेशी वस्तुओं का अगर आप बहिष्कार करेंगे तो विदेशों के उद्योगों में जो सामान बन रहा है उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, आप अपने देश में बने सामानों का प्रयोग करेंगे, जिससे अपने देश में नए उद्योग खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से जो विदेशी ताकत अपने यहाँ मौजूद है वो दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है उस दौर में मजबूत हो गया था। राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया। जो समय के राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए जो है आग्रह किया।
उसके बाद देखें, भारतीय उद्योगपतियों ने सूती कपड़ा का उत्पादन शुरू कर दिया था। जी हाँ, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश मिलें सेना के लिए माल का निर्माण करने में व्यस्त हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में जो ब्रिटिश कपड़ा मिलें हुआ करती थी, वो अपनी सेना के लिए माल का निर्माण करने में व्यस्त हो गई। उसके बाद भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। पहले भारत के उद्योगपति क्या करते थे? सिर्फ धागा बनाते थे। ठीक है, भारत से कच्चा माल विदेशों को भेजा जाता था, कपास भेजा जाता था, और उससे कपड़े बनते थे। कहाँ? विदेश में, ब्रिटेन में बनते थे, और वो विदेशी कपड़े भारत आते थे और सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे। अब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया है, स्वदेशी मूवमेंट सफल हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन सफल हो रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है। तो भारत के उद्योगपति जहां सिर्फ धागा बनाते थे, अब वो कपड़ा भी बनाने लगे थे अपने उद्योग में। तब तो स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जब यहाँ की बनी हुई चीज यहाँ उपलब्ध होगी। ठीक है। चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीन को जो धागा भेजा जाता था उसके निर्यात में भी कमी आने लगी थी, और चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद जो है छा गए थे। चीनी बाजारों में क्या हुआ था? चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के जो उत्पाद हैं वो छा गए थे। क्लियर हो गई बात? अब देखें, युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए कारखाने स्थापित किए गए। युद्ध की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करना थी उसके लिए नए नए कारखाने स्थापित किए गए, जिससे भारतीय औद्योगिक उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होती गई। और आगे देखें तो युद्ध के पश्चात मैनचेस्टर अपनी पुरानी स्थिति पाने में असमर्थ रहे, यानी कि जहां मैनचेस्टर के कपड़ों का बोलबाला हुआ करता था, युद्ध के पश्चात मैनचेस्टर अपनी पुरानी स्थिति कायम करने में सफल नहीं हो पाए, और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का जो है पतन हो चुका था। क्लियर हो गई बात? अब देखें, लघु स्तरीय उद्योगों का प्रबल होना, औद्योगिक विकास के अनूठेपन में अब हम बात करते हैं लघु स्तरीय उद्योगों का प्रबल होना, कि कैसे धीरे धीरे लघु स्तरीय उद्योग जो है प्रबल होते जा रहे थे। तो देखें, बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे। बड़े उद्योग मुख्य रूप से कहाँ स्थित थे? बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे, और अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा खंड जो है बनाते थे। क्लियर हो गई बात? तो बड़े उद्योग कहाँ थे? बंगाल और बॉम्बे में केंद्रित थे, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित थे, हर जगह नहीं थे। ठीक है, बड़े उद्योग थे, एक जगह सामान बना और अलग अलग जगह उसको सप्लाई किया गया। अब जब कोई उद्योग, बड़ा उद्योग है, एक जगह केंद्रित रहेगा तो क्या कई सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है? नहीं। इसलिए उस दौरान छोटे छोटे उद्योगों का बोलबाला चालू हो गया था, यानी कि लघु उद्योग धीरे धीरे खुलने लगे थे। कई सारे लोग सामूहिक रूप से उत्पादन कार्य करते थे और अपना पैसा कमाते थे, अपना रोजगार चलाते थे। तो देश के बाकी हिस्सों में लघु स्तरीय उत्पादन का प्रबल होना जारी रहा। धीरे धीरे लघु उद्योग खुलते जा रहे थे, और 20वीं सदी के दौरान, कब? 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हुई, और सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन अनेक समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय चलाते रहे थे। बुनकर रुके नहीं थे, भले ही कितनी समस्याएं बुनकरों के सामने आ रही थी, लेकिन बुनकर रुके नहीं थे। धीरे धीरे करके जैसे उनका काम चल रहा था वो अपने काम को बनाते रहे थे। चलिए अब देखें भाई, यहाँ पर बुनकरों द्वारा बनाया गया एक कपड़ा आपको दिखाया गया है, एक तस्वीर दिखाई गई है, हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। आप देखें इसमें कितनी सुंदर कारीगरी करी गई है, जो कारीगरी मशीन से नहीं हो सकती। इसीलिए हाथ से बुने हुए कपड़ों की डिमांड ज्यादा रहती थी और हाथ से बना हुआ कपड़ा ज्यादा महंगा हुआ करता था। तो हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइन की मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी। जो महीन डिजाइन, बारीकी से जो डिजाइन है हाथ से बुने हुए कपड़े की, उसकी मशीन जो है नकल नहीं कर सकती थी, इसलिए कपड़ा महंगा हुआ करता था और इसकी डिमांड भी ज्यादा हुआ करती थी। अब देखें 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते
20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते यानी कि 1920 तक आते आते बुनकर फ्लाई शटल वाले करघों का प्रयोग करने लगे थे, जिससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी। और कुछ बुनकर मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। और जो मोटा कपड़ा बनाते थे उस मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब व्यक्ति जो है खरीदा करते थे। और अच्छी किस्म का कपड़ा कौन खरीदता था? अच्छी किस्म के कपड़े को अमीर परिवार के लोग खरीदते थे। और अकालों से बनारसी या बलूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था, यानी कि जब कभी दुनिया में देश में अकाल पड़ जाता था उस समय भी बनारसी साड़ी या बालूचरी साड़ी की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। ये साड़ियां हाथ से बनाई जाती थी, बुनाई से बनाई जाती थी, महीन कारीगरी से बनाई जाती थी, महंगी होती थी। ठीक है, तो अकाल के दौरान भी इन साड़ियों की बिक्री कम नहीं होती थी। मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी कि जो बुनाई हाथ से हो सकती थी वो जो है मशीनों से नहीं हो सकती थी। यहाँ पर कुछ कपड़ा केंद्र यहाँ पे बताए गए हैं: बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, ये सब कपड़ा के क्षेत्र बताए गए हैं आपको कि कपड़ा कहाँ कहाँ उस दौरान बन रहा था भारत में। आगे देखें, वस्तुओं के लिए बाजार की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वस्तुओं के लिए बाजार। अब देखें इसमें अपन को क्या जानकारी मिलती है। चलिए, तो विज्ञापन, लेबलिंग और कैलेंडर का उपयोग ब्रिटिश और भारतीय दोनों उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। क्या बात कही गई है? विज्ञापन, लेबलिंग और कैलेंडर का उपयोग ब्रिटिश और भारतीय दोनों उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। विज्ञापन का उपयोग किया जा रहा था, लेबलिंग का लेबल लगाए जा रहे थे वस्तुओं पर, कैलेंडर का उपयोग किया जा रहा था किसके लिए? ब्रिटिश उत्पाद और भारतीय उत्पाद दोनों के एडवर्टीजमेंट के लिए किया जा रहा था। एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है? किसी प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, तो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और होर्डिंग का उत्पादकों द्वारा अपने बाजार का विस्तार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। समाचार पत्रों में विज्ञापन आते हैं, आज के दौर में तो और बढ़ चढ़ कर आते हैं, ये पुराने समय में ही चालू हो गया था। समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, बड़े बड़े होर्डिंग जो फ्लैक्स लगे होते हैं, बड़े बड़े आपने देखे होंगे, कई सारी चीजों का विज्ञापन होता है उसमें। तो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और होर्डिंग का उत्पादकों द्वारा अपने बाजार का विस्तार करने के लिए उपयोग किया गया था। इनके माध्यम से अपने अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जाता था। उसके बाद देखें तो विज्ञापन उत्पादों को जरूरी और आवश्यक बनाते हैं। विज्ञापन क्या करते हैं? उत्पादों को जरूरी बनाते हैं, आवश्यक बनाते हैं। औद्योगिक युग की शुरुआत से ही विज्ञापन ने एक नई उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ, जिस चीज का एडवर्टीजमेंट जितना ज्यादा होता है वो चीज उतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन, यानी कि जिस वस्तु का विज्ञापन जितना ज्यादा होता है वो चीज उतनी लोकप्रिय और पॉपुलर हो जाती है, लोग उस चीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगते हैं। अब देखें भाई, ये देखें, ये आपको एक कैलेंडर के जरिए बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है उस दौरान किया जाता था। ठीक है, अब देखें, भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरणों के बारे में जानते हैं कि भारत में एडवर्टीजमेंट का शुरुआती दौर कैसा हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं इसको। तो जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, यानी कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो उन्होंने कपड़े पर क्या लिखा? मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाया। ठीक है, मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाना शुरू कर दिया। और कभी कभी भारतीय देवी देवताओं जैसे कृष्ण, जैसा कि अपन ने पिछली इमेज में देखा था कि बच्चों के प्रोडक्ट बेचने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति को लगा दिया जाता था। ठीक है, बाल कृष्ण की मूर्ति को लगा दिया जाता था। तो कभी कभी भारतीय देवी देवताओं जैसे कृष्ण, सरस्वती की छवियां भी इन लेबलों के प्रयोग में लाई जाती थी। कौन प्रयोग करता था? मैनचेस्टर प्रयोग करता था। भारत में बेचना है यानी कि भारतीय भगवान का चित्र उस पर लगाओ तो भैया लोग श्रद्धा के साथ खरीदेंगे। ठीक है,
ये इनने तरकीब अपनाई थी। और देखें 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडर भी मुद्रित कर रहे थे, यानी कि कैलेंडर बनाते थे। अलग अलग निर्माता अपना अपना कैलेंडर बनाता था, उसमें उस कंपनी का नाम लिखा होता था और उसके जरिए वो प्रचार करते थे। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर उन लोगों द्वारा भी उपयोग किया जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, सबके द्वारा कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई उन्होंने तरकीब अपनाई कि अब भाई कैलेंडर के माध्यम से अपन को प्रचार करना है। चलिए अब अगली बात करते हैं देवी देवताओं की छवियों के अतिरिक्त। देवी देवताओं की छवियों के अतिरिक्त कभी कभी विज्ञापन और कैलेंडर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों का भी इस्तेमाल किया जाता था। क्या बात कही गई है? देवी देवताओं की छवियों के अतिरिक्त कभी कभी विज्ञापन और कैलेंडर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों का भी जो है इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद देखें तो विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक वाहक बन गए। विज्ञापन का क्या हो गया? विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक वाहक बन गए जो उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देता था। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरीके से भारत में हमें विज्ञापन का दौर दिखाई देता है। अब इसका निष्कर्ष निकल के क्या सामने आता है भैया? भारत में और पूरे विश्व में अपन ने औद्योगिकीकरण के युग के बारे में जाना। कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार ने हम पर शासन किया, कैसे कैसे उन्होंने हम पर औपनिवेशिक शक्ति स्थापित करके हमारे संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, हमारे संसाधनों का प्रयोग करके जो है कच्चे माल का प्रयोग करके विदेशों में भेजकर अपने देश में भेजकर मशीनों के द्वारा अपने अपने उद्योगों में प्रोडक्ट बनवाए और दुनिया के देशों में बेचे। ये सारी चीजें जानी। फिर भारत में औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, भारत के उद्यमियों की बात करते हैं कि भारत के उद्यमियों ने सिर्फ भारत में ही काम नहीं किया, भारत के उद्यमियों ने विदेशों में भी जाके अपने उद्योग फैलाए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में विज्ञापन का चरण कैसे आया, और उसके पहले हमने स्वदेशी की भी बात करी कि भारत में विदेशी चीजों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने पर किस तरीके से जोर दिया गया, और भारत में कैसे जो कि पहले बंबई और कलकत्ता बस में उद्योग केंद्रित थे, तो वो तो केंद्रित थे, बड़े उद्योग थे ही, ठीक है, तो वो उतना राष्ट्रीय आय में योगदान नहीं देते थे। तो उस समस्या से निपटने के लिए जगह जगह छोटे छोटे लघु स्तरीय उद्योग या लघु उद्योगों की स्थापना भी करी गई और लोगों को रोजगार दिलाने में, स्वदेशी को बढ़ाने में मदद करी गई। फिर उसके बाद हम जानते हैं विज्ञापन का दौर कि कैसे विदेशी लोगों ने अपने अपने उत्पादों का विज्ञापन आरंभ किया और भारत में विज्ञापन के शुरुआती चरण कैसे कैसे होते हैं। तो अपन ने पूरा ओवरऑल पूरे विश्व में औद्योगिकीकरण के विकास का अनूठापन देखा। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर जो है खत्म होता है और इस चैप्टर का निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकल के क्या सामने आता है तो देख लेते हैं इसको भी। तो औद्योगिक युग में कई प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए हैं। प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल चेंजेस। निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि औद्योगिक युग में, इंडस्ट्रियल एरा में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हुए हैं, कई सारे टेक्निकल चेंजेस हुए हैं। अपन ने कई सारी तकनीकें देखी भाई, भाप के इंजन का निर्माण होता है, रेफ्रिजरेटर का निर्माण होता है, भाप इंजन यानी कि स्टीम इंजन का, फ्लाई शटल का निर्माण होता है, धीरे धीरे करके कई अन्य मशीनों का निर्माण होता है। तो कई सारे टेक्निकल चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं। रेल का आविष्कार होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कारखानों में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। औद्योगिकीकरण के कारण ही कई सारे नए उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने लगाए गए हैं और नए औद्योगिक श्रम बल का निर्माण हुआ है। यानी कि नए औद्योगिक श्रम बल यानी कि उद्योगों में काम करने वाले नए मजदूरों का भी निर्माण हुआ है कि उद्योगों में कैसे काम किया जाता है, मशीनों से कैसे काम किया जा सकता है। प्राचीन युग और अभी के युग की, आधुनिक युग की हम तुलना करें तो हाथ से काम जो कितना स्लो होता था, मशीनों से अब कितना फास्ट काम होता है। और लोगों ने भी, मानव ने भी धीरे धीरे सीख सीख करके मशीनों के प्रयोग करना भी सीख लिया और जहां काम बहुत स्लो होता था वहीं अब मिनटों में कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बन जाते हैं।
उसके बाद देखें, औद्योगिक परिदृश्य में लघु स्तरीय उत्पादन और हाथ से निर्मित वस्तुओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। ऐसा ही नहीं है कि औद्योगिक परिदृश्य में हमें सिर्फ मशीनों का ही योगदान दिखाई देता हो, हमें इसमें लघु स्तरीय उत्पादन और हाथ से निर्मित वस्तुओं की भी भूमिका दिखाई देती है। यानी कि अनेक छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिनमें हाथ से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उनकी भी भूमिका दिखाई देती है, जो कि उनकी डिमांड सबसे ज्यादा हुआ करती थी। हाथ से निर्मित वस्तु, हाथ से निर्मित उत्पाद या प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा दिखाई देती है। तो इस तरीके से अपन ने प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक पूरा औद्योगिकीकरण को जाना। चलिए, तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि सारा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये था इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसके पहले इस चैप्टर को मैंने कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ कराया है। इसके अलावा इस चैप्टर का क्रैश कोर्स भी कराया है। क्रैश कोर्स में भी ये चैप्टर आपको कराया है, जिसमें कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का एक कॉम्बो आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएस, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो अगर अभी तक आपने आज के सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।